दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं अनअकैडमी शिक्षा। एक बार फिर से आज के संडे स्पेशल एपिसोड में मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूं। आज जो हमारे साथ शख्स बैठी हुई हैं, बहुत ही बेहतरीन और पहली बार मुझे मौका मिला है किसी एक ऐसे पर्सन से इंटरव्यू लेने का जिन्होंने केवी में जॉब किया है। तो ये हमारे साथ है निशा तिवारी जी, जो कि आरा बिहार से हैं। तो निशा जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। और थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बच्चों को दे दूं कि निशा जी अनअकैडमी की स्टूडेंट भी हैं और निशा जी ने 2 केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया भी है और अभी दूसरे केंद्रीय विद्यालय में है। और काफी सारी चीजें हुई हैं इनके साथ, और कैसे केवी में सिलेक्शन होता है, कैसे वहां पे वर्क वर्क कल्चर होता है। सबसे ज्यादा जो बताने वाले कम बच्चे होते हैं कि सिलेक्शन के बाद जब आप पहले दिन विद्यालय में जाते हैं, उसके बाद वहां पर जो आपका चैलेंजेज आते हैं। मुझे याद है कई बार रेज हैंड के दौरान आपने कक्षा में हमारी क्लास में कई सारी चीजें अपने रियल एक्सपीरियंस बताए थे। तो निशा जी, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय दिया। और मैं भी मतलब मेरा ही नहीं, पूरे जितने भी टीचर्स हैं सबका ये रहता है कि हम एक केंद्रीय विद्यालय के टीचर के रूप में देखे जाएं। तो आज आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्रीय विद्यालय को आप रिप्रेजेंट भी कर रही हैं एक तरह से, क्योंकि आपकी हर बात एक अच्छे टीचर के रूप में ली जाएगी। तो आप मुझे थोड़ा शुरू से बताइए कि आपका कैसा जर्नी रहा, आपका फिर टीचिंग लाइन में क्यों आना हुआ, फिर केंद्रीय विद्यालय ही क्या क्यों, और कैसे सिलेक्शन हुआ, कैसे आपने मैनेज किया अभी तक चीजों को? सर इन सभी चीज़ों की शुरुआत सर 2012 से हुई थी। जी। 2012 में मेरी शादी हो गई थी, जो मेरी बहुत ही कम उम्र थी, और मेरे पेरेंट्स की कुछ प्रॉब्लम्स थी तो उन्होंने मैरिज कर दी थी मेरी। और एक ट्रांसफरेबल जॉब वाले इंसान से मैरिज हुई थी। अच्छा। तो उनके साथ मैरिज के बाद सर मेरी पढ़ाई वहां से शुरू हुई बेसिकली, क्योंकि ग्रेजुएशन ही हुआ था मेरा तब तक। उसके अच्छा। बाद मैंने ग्रेजुएशन किया। 2016 में मैंने बीएड में दाखिला लिया, जो कि ऐसे भी ऑप्शंस थे कि आप रेगुलर ना करें, आप घर में बैठ के बस एग्जाम देने जाएं, पर मैंने लड़ के झगड़ के मैंने बोला नहीं, मुझे रेगुलर ही करना है, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस वाला जॉब है। और एक्सपीरियंस सिर्फ थ्योरी से नहीं आता है, वो जो प्रैक्टिकल कराते हैं उससे आता है। तो जी। मैंने रेगुलर ज्वाइन किया था। उस समय मेरा बच्चा बहुत छोटा था, पहला जो बच्चा था मेरा। तो हम्म। उसके साथ मैंने बीएड में एडमिशन लिया और वहीं से सब चीजें शुरू हुई सर। हम्म। बीएड में एडमिशन के बाद जैसे ही 2018 में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ, मैंने सीटेट का एग्जाम दिया। और उस समय मैंने पढ़ा भी नहीं था कुछ भी, क्योंकि जस्ट निकला ही था फॉर्म, और मैंने जो बीएड में पढ़ा था उसके आधार पर मैंने सीटेट दिया था। और वो दोनों ही पेपर मेरे क्लियर भी हो गए थे उसी अटेम्प्ट में। वाह। लेकिन इतने मार्क्स, बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं थे, फिर भी मेरे क्लियर हो गए थे। तो हम्म। उसमें क्लियर करना जरूरी था, तो उसके बाद मैंने दोबारा एग्जाम दिया भी नहीं। उसके बाद सर जब मैं अपने हस्बैंड के साथ मूव हुई, तो वहां पे मुझे डीपीएस में चांस मिला कि मैं जॉब करूँ। सबसे पहले मैंने डीपीएस में ही जॉब किया था। अच्छा। वहां पे आने के बाद फिर तीसरी जगह जब तो मैं गई तो डीपीएस में केवी। कैसे मतलब आपको सिलेक्शन हुआ, क्या मतलब कुछ पूछा, हाँ कैसे इंटरव्यू हुआ? हाँ सर, बहुत सारे ऐसे डीपीएस में बच्चे हैं सर, जो हो सकता है कि ट्राई करें वहां भी। डीपीएस में सर वो सबसे पहले जब मैं गई तो उन्होंने एक रिटन एग्जाम लिया। सबसे पहली चीज उन्होंने रिटन एग्जाम लिया, जो कि 50 मार्क्स का था शायद। और उसमें हर टाइप के क्वेश्चन थे, क्योंकि पीआरटी के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो सारे सब्जेक्ट्स थे, इंग्लिश वगैरह सब कुछ था उसमें। उसके बाद उन्होंने मेरा एक डेमो लिया, जो कि 9th क्लास में लिया। हालांकि पढ़ाना पीआरटी में था, पर वो हमेशा ऊपर के लेवल को चेक करते हैं। तो 9th क्लास में जब उन्होंने डेमो लिया, तो वो भी मैंने बहुत अच्छे से किया। उसके बाद फिर सर जो प्रिंसिपल और चेयरमैन थे उनके साथ 1-to-1 इंटरव्यू हुआ मेरा। इंटरव्यू में वो बहुत इम्प्रेस हो गए थे, और इंटरव्यू में उन्होंने मुझे बिल्कुल चांस दे दिया। बस उनका एक ही इशू था कि मेरा बच्चा छोटा है, मैं करूंगी कि नहीं करूंगी। तो क्या मैंने पूछा उनको था कन्विंस इंटरव्यू? किया। उन इंटरव्यू में सर उन्होंने जो क्वेश्चंस होते हैं, जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो पूछे थे। हम्म। उसके अलावा उन्होंने कुछ सिचुएशंस दी थी कि अगर कोई बच्चा है जो बहुत शरारती है, तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे क्लास में अगर वो परेशान कर रहा है। रियल लाइफ सिचुएशंस दी थी। तो जब भी वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं अपने बेटे को इमेजिन करके जवाब दे रही थी कि अगर वो ऐसे करेगा तो एज ए टीचर मैं उससे क्या उम्मीद करूंगी, और एज अ मदर मैं उससे क्या उम्मीद करूंगी। लेकिन जवाब टीचर के लिए, पोस्ट के लिए अप्लाई किया, तो टीचर के हिसाब से देना है। तो हम्म। हमेशा से इंटरव्यू में ये चीज बहुत काम करती है। अगर आपके पास कोई बच्चा है, कोई आसपास बच्चा है, आप उसको देखिए, उसको विजुअलाइज कीजिए और उसको सिचुएशन में रखिए। जी। उसके बाद आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा। तो ये इंटरव्यू में हुआ। उसके बाद वो प्राइवेट स्कूल था, तो सर उनका इंटरव्यू थोड़ा केवीएस से तो बहुत ही अलग था। केवीएस में बहुत लंबा इंटरव्यू होता है, उसमें इतना लंबा नहीं था। ओके। पर उनका फिर मुझे सेलेक्ट कर लिया था कि इसमें डीपीएस में। ओके, फिर मैंने यहाँ सर से जस्ट यहाँ पे जस्ट एक मिनट में आपको रोकूंगा आगे जाने से पहले, कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जरूरी नहीं कि वो केवी में, आपके केवी की जर्नी पे अभी हम आएंगे,
लेकिन अगर जैसे डीपीएस या ऐसे भारत में बहुत सारे प्रतिष्ठान हैं जो मतलब अच्छी सैलरी भी देते हैं, या जहाँ पे अच्छा टीचर बनने का या अच्छा एक्सपीरियंस लेने का भी मौका मिलता है। देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, वैकेंसीज जो है गवर्नमेंट की बहुत कम आ रही हैं, या आती हैं तो बहुत लटकी रहती हैं, और भी बहुत सारे बच्चे सीटेट क्वालिफाइड करके बैठे हुए हैं। तो वो सारे बच्चे, अगर यहाँ पर आपको लगता है कि क्योंकि आपकी जो जर्नी रही है वो काइंड ऑफ पार्ट टाइम ही रही है, आपने कहीं पे गवर्नमेंट में पूरी तरीके से एकदम ठप्पा लगा के सरकारी टीचर बन के नहीं बैठे हुए, लेकिन आपकी जर्नी बहुत ही हैपनिंग रही है, और आपने अच्छी अर्निंग भी की है, और साथ ही साथ अच्छा टीचिंग स्किल्स भी हासिल किया है कि कल को आपके नॉलेज पे शायद कोई किन्हीं के पास आपसे बेहतर भी डिग्री हो तो आपसे पहले उनसे पहले आपको चुनेंगे, क्योंकि आपने वैसा एक्सपीरियंस हासिल किया है। तो मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि आपने डीपीएस का नाम लिया, और भी जितने भी सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे कि हो सकता है, तो अगर हमारे कोई जो स्टूडेंट लर्नर सभी हैं, वो अगर, क्योंकि बहुत सबकी जरूरतें अलग अलग होती है, अगर किन्हीं को जरूरत है तो वो कैसे अप्रोच करे इस तरह के स्कूल्स में, और कैसे मतलब उनका अच्छे स्कूल्स में, या क्या उनको उसके लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए? बिल्कुल सर। जैसे केवीएस, एनवीएस, ये जो सरकारी स्कूल्स हैं, उनमें तो सर वो उनका एक पैटर्न होता है, वो साल में 2 बार इंटरव्यू लेते हैं। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें कभी भी वैकेंसी खाली हो सकती है, उसमें कुछ फिक्स नहीं है कि अभी होगा या पता कैसे तभी चलता होगा। है? पता सर उस समय तो मुझे ऑनलाइन पता चला था, लेकिन उसके अलावा भी मैंने जो रिज्यूम बनाया ऑनलाइन था मैंने क्या नेट पे देखा था आपने, गूगल में सर्च किया हाँ, था? ओके। हाँ नेट पे भी देखा था, और मेरे आसपास जितने भी स्कूल थे मैंने रिज्यूमो का हार्ड कॉपी मैंने स्कूल के डेस्क पे जाके डाल दिया था। ओके। अभी भी मुझे कॉल आते हैं सर वहां से, अभी भी कॉल आते हैं, क्योंकि उनके पास मेरे रिज्यूम है। इस तरह भी कर सकते हैं प्राइवेट स्कूलों के लिए, आप बना के आप बस दे आइए, वो अपने आप अप्रोच करेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके। 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 और फिर तैयारी कैसे करना है उनके लिए कि मतलब हो ही जाए अच्छे से, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? तो तैयारी तो जो हम कर रहे हैं वही तैयारी है। अगर पीआर जो हमारा जिस मतलब गोल के लिए हम अप्रोच कर रहे हैं, जैसे अगर हम पीआरटी के लिए कर रहे हैं, तो आपको हर सब्जेक्ट में तैयार होना ही है। और सबसे बड़ी चीज आपके दिमाग में ये तैयारी होनी चाहिए कि आपको श्योर खुद को होना चाहिए कि आप ये करना चाहते हैं। जब हम्म। तक आप खुद को श्योर नहीं करेंगे कि हाँ, आप कंफ्यूज रहेंगे, अगर इंटरव्यूअर को पता चल गया कि आप कंफ्यूज हैं, आप नहीं ज्वाइन करेंगे, तो आपको नहीं लेगा। तो अच्छा। आपको इंटरव्यूअर को कन्विंस यही करना है कि आप खुद में श्योर हैं, आप उस स्कूल को ज्वाइन करेंगे, उस स्कूल के लिए आप अच्छा करेंगे। और उसके अलावा जो सब्जेक्ट नॉलेज, वो तो बहुत जरूरी है, वो हर चीज पूछते हैं। अगर आप स्पेसिफाई करेंगे कि ये मेरी डिग्री है, इंग्लिश में है या हिंदी में है या साइंस में है, तो वो उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछेंगे। वो आपको डिग करेंगे, चाहे उसकी जरूरत है या नहीं स्कूल में, पर वो आपको पूछेंगे जरूर। तो आपको इस तरह तैयार होना है कि जो सब्जेक्ट आपने अपने रिज्यूम में, बायोडेटा में लिखा है, वो तो आपको पूरा आना चाहिए। अतिरिक्त उसके पीआरटी के लिए आपको सारे सब्जेक्ट आने चाहिए 1 to 5 तक। वो सब कुछ भी पूछ सकते हैं सर, उसमें कुछ उनका फिक्स नहीं। आज तक मैंने जितने इंटरव्यू दिए कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, हर बार अलग 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 अलग। तो अब इस तरह से आप। ये अपने क्लासेस में मैं कभी कभी ये इंटरव्यू सेशन कंडक्ट करता हूँ, कभी आपको मौका लगा है उसमें इंटरव्यू में बोलने का? हाँ सर, सबसे पहली हमारी शुरुआती इंटरव्यू से हुई थी सर, जब केवीएस अच्छा। का आपका नया बैच आया था। तो अच्छा। पहली क्लास में आपने शायद आप स्ट्रेंथ से थोड़ा डिससेटिस्फाइड थे। हाँ। उसके बाद ये कुछ शायद पहली डाउट क्लियरिंग सेशन में आपने करेक्ट बोला है, याद आ 30। गया मुझे। हम्म। हाँ, बच्चे बहुत कम है, तो मैं चाहता हूँ इंटरव्यू सेशन ले। उस बैच में आपने हम्म। 2-3 इंटरव्यू सेशंस लिए हैं सर, काफी किए बार थे मुझे तो याद है। वो हाँ, मतलब आपको लगता है कि वो सारी चीजें, क्योंकि आप तो रियली में काम किए ना, तो आपको लगता है कि उस तरह के क्वेश्चंस या उस तरह की स्मार्टनेस रखनी है बच्चों को, जो हम और जिस बिल्कुल तरह से कर सर। रहे हैं? हाँ, जैसे आप इंटरव्यू लेते थे ना सर, ऐसा कई बार कुछ बच्चे ऐसे सोचते होंगे, मैं नहीं बोल रही, ऐसे सोचते होंगे कि मेरा इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू तो हो रहा है, तो चले जाते हैं। हम्म। नहीं, लेकिन मैं हमेशा पूरा सुनती थी, क्योंकि किस बच्चे से वो सर क्या पूछ रहे हैं, वो बच्चा Correct. किस तरह जवाब दे रहा है, हर चीज सुनना, समझना, उसको अपने दिमाग में बैठाना और उसको एनालाइज करना कि हम्म। उसने क्या बोला, कैसे बोला, किस तरह से सर ने उसको रिस्पॉन्ड किया। आप कभी कभी सर बैक क्वेश्चंस भी करते थे। जी। जैसे मैं एक बार बहुत बुरी तरह फंसी थी, मुझे याद है। हम्म। नेवी से मैंने कुछ बोला था और आपने मुझे पोर्ट वाले पॉइंट पे फंसा दिया था बुरी तरह से। फिर हम्म। मुझे बोलना पड़ा, सर अब मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, मुझे नहीं आ रहा इसके बाद मुझे क्या कहना है। तो उसके बाद सर मैंने उसके बारे में हर जगह, मतलब जो भी मेरी नॉलेज कम थी, हम्म। उसको मैंने फुल करने की कोशिश की, उस गैप को फिल किया, और अगली बार अगर कोई कुछ पूछेगा तो मैं बता जी। दूंगी। ये किया मैंने। आपके पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी है जो मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ। आपका बोलने का जो शैली है, आपका रिप्रेजेंटेशन जो है, और जो आपका जेस्चर कम्युनिकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया है। तो आप मुझे ये बताइए कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो नॉलेज के अलावा ये जो जिसको हम लोग स्मार्टनेस बोलते हैं, रियल स्मार्टनेस,
जो कि आपके स्पीकिंग में, कम्युनिकेशन में, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, हमारे जेस्चर में, हमारे एटिकेट्स में होनी चाहिए, ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये कैसे आएगी? सर ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि टीचिंग जॉब ऐसी है जो आप ऑन ग्राउंड है, प्रैक्टिकल है, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो जी। जब आप इंटरव्यू, जैसे केवी के इंटरव्यू में भी सर उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल उस पे ही पूछा था कि जी। आपको एक्सप्रेशन दिया, फिर आप उसमें कैसे रिएक्ट करेंगे। जैसे मुझे बोला था पहले इंटरव्यू में कि बच्चे को लिखने नहीं आ रहा है, और आप उसको हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन से किस तरह से आप बताएंगे कि वो किस तरह से सीख पाएगा, अच्छे से लिख पाएगा। जी। तो जो आपके सामने चीजें अवेलेबल, मैंने बोला सर मैं आपकी परमिशन से बैठ के इसका जवाब नहीं दे पाऊंगी, मैं खड़े होकर जवाब देना चाहूंगी। तो मेरे सामने एक वॉल था, पिलर था, मैंने उसमें बोला कि सर आप इमेजिन कीजिए यहाँ 3 डॉट है, 3 डॉट बनाए। फिर मैंने एक वैसे टीचर को बोला सर आप 1 मिनट के लिए आइएगा, क्या आप इस डॉट से ज्वाइन कर सकते हैं। तो उन्होंने ज्वाइन किया। फिर एक और टीचर को मैंने बोला, इमेजिनेशन था सर क्योंकि रियल में तो था नहीं ब्लैक बोर्ड। फिर एक और टीचर को बुलाया, उनको भी बोला ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद मैंने एक और टीचर को बुलाया, तीसरे टीचर को, और मैंने 2 बीच में डॉट बनाए और मैंने बोला आप इसको ज्वाइन कीजिए। फिर मैंने कलेक्टिवली पूछा कि अब ये कौन सा अक्षर है सर। तो उन्होंने बोला ए। तो मैंने कहा सर इसी तरह से हम क्लास में भी कर सकते हैं। हम बच्चे को जब बुला के ब्लैक बोर्ड पे करवाते हैं ना सर, बच्चे, छोटे बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं इन सब चीजों के लिए। तो वो इस चीज को जल्दी समझ पाते हैं और अप्लाई करते हैं, और उन्हें लगता है कि अब मैम कभी भी बुला सकती है, तो वैसे भी वो प्रिपेयर होके आते हैं कि मुझे इस चीज को प्रिपेयर करना है, अपनी तैयारी वो पक्की कर लेते हैं। इस तरह से सर मैं अपने क्लास में भी यूज करती हूँ। बहुत मजे से हम लोग पढ़ाई करते हैं सर, स्कूल में बहुत ही ज्यादा एंजॉयमेंट होता है। और सबसे बड़ी चीज सर प्रेजेंटेशन जो आपने बोला, जब हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सबसे पहली चीज हमें ये भी देखनी है कि हम कैसे दिख रहे हैं। वो भी जरूरी होता है, हमें स्मार्ट दिखना है और बहुत ज्यादा भड़का टाइप में नहीं दिखना है, भड़काऊ भड़का सा कपड़े या भड़काऊ श्रृंगार नहीं करना है। नहीं करना है। बिल्कुल सिंपल सादा जैसे आप हैं, आप वैसे जाइए। वो सबसे पहला इंप्रेशन वहीं से पड़ता है। उसके बाद वो 15 मिनट या 20 मिनट का जो टाइम है, उस 20 मिनट के टाइम में आपको अपने आप को उनके सामने रख देना है, क्योंकि उनको नहीं पता कि आपके पास क्या है, आपको पता है आपके पास क्या है। तो आप उनको बस रख दीजिए जिस तरह से भी हो सके। इसी तरह सर एक और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। उसमें मुझसे हिंदी पूछा गया था, हिंदी का कोई पोयम था। लकीली मुझे वो पूरा पोयम याद था, क्योंकि मैंने पढ़ाया था, तो मुझे पूरा याद था वो पोयम। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको कविता पढ़ानी होगी बच्चों को, ये तो आप किस तरह पढ़ाएंगे। फिर मैं खड़ी हुई, क्योंकि बैठ के सर मेरे से होता ही नहीं है, मैं बैठ के कुछ नहीं बता सकती अगर कुछ प्रैक्टिकल बता रहे हैं तो। मैं खड़ी हुई, मैंने अपना पूरा पोयम, पूरा एक्शन वगैरह सब करके उनको बताया, और वो बहुत इंप्रेस हो गए थे सर। वो उन्होंने मुझे उसमें भी सेलेक्ट किया था। तो मुझे उसमें लगा नहीं था, पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन फिर भी जब उसमें भी हो गया तो मुझे लगा कि चलो अच्छा लगा, मतलब खुशी हुई थी। जी। जी। तो बहुत ये मतलब अपना प्रेजेंटेशन मैटर करता है, आपने बोला, और स्मार्टनेस आपके हर चीजों में रहनी चाहिए, आपके मतलब एक्सटर्नल लुक में भी, और आपका इंटरनल जब आप बोलना शुरू करते हैं तो उसमें भी जरूर होनी चाहिए। बहुत काम आता है। और इवन कोई भी, इवन मैंने भी, मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर में भी मैंने 500-600 इंटरव्यू लिए हैं। पहला जो आपका इंप्रेशन होता है, जब आप आते हैं, बैठते हैं, बात करना शुरू करते हैं, कई चीजें हम लोग तभी डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद जब आप बोलते हैं तो एक्चुअली ये ना, हर इंटरव्यू, मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ आपकी बात में, हर इंटरव्यूअर इस बात को जानता है कि ना तो वो इंटरव्यूअर खुद परफेक्ट है, ना तो सामने वाला परफेक्ट है। अगर बैक क्वेश्चन उस इंटरव्यूअर से 4-5 कर दिया जाए, जो हो सकता है वो भी नहीं जानता हो। और ये बात एक इंटरव्यूअर को पता होता है कि कोई भी इंसान हर चीज नहीं जानता है, लेकिन आपको पोलाइटली नो कहने की भी पावर होनी चाहिए। आपको जो जितना जानते हैं उसको जेन्युइनली बताने का भी आपको कैपेसिटी होना चाहिए। ब्लफ करने के बाद इंटरव्यूअर थोड़ा पगलाता है, ये बात है, फिर वो नहीं फंसा सिलेक्ट देता है। होगा। हाँ, अगर वो आप फंसा उसको, देता है। हाँ, अगर आप उसको उड़ाने लगेंगे, समझाने लगेंगे, उसी को मतलब अपने आप को ओवर स्मार्ट दिखाने लगेंगे, तो फिर उनके पास बहुत तरीका है कि आपको मतलब पूरा जलील करके वहां से भगा देगा। वो इतना इंटरव्यूअर के पास क्षमता होती है। तो ये चीज है। तो अब हम बैक टू आपके स्टोरी पे आते हैं निशा जी। तो बेसिकली देखिए, ये जो हम इंटरव्यू अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, जो भी बच्चे इस वीडियो को अभी प्रीमियर में या बाद में देख रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पर ये भी पता चल रहा है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और नॉलेज वाइज आपको कैसे अपने आप को रखना है, और उसके अंदर भी क्या क्या होता है। तो जब आपने अभी डीपीएस की बात बताई, तो डीपीएस में आपने जॉब किया, उसके बाद फिर कैसा मतलब आपका जर्नी रहा? सर डीपीएस में जॉब के बाद सर मेरा सेकंड बेबी हुआ था, तो मेरा
थोड़ा सा ब्रेक लगा था, लेकिन उसके बाद भी सर मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, तो उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया कि यू डोंट हैव टू स्टॉप, यू प्लीज कंटिन्यू, डोंट फील बैड अबाउट एनीथिंग, यू नॉट लूजिंग ऑन एनीथिंग। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। और मैंने जब ट्राई किया तो जब मेरा वहां पे भी हो गया तो मुझे लगा कि अब मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। और जब मैंने ज्वाइन किया, सर बच्चे को लेकर थोड़ा कंसर्न रहता ही है, 2 बच्चे थे, एक छोटा था, तो उसके लिए हमने केयर टेकर रखी, और बड़े वाले को तो मैं अपने साथ ही लेके जाती थी स्कूल में। अच्छा। और जो छोटा बच्चा था वो भी जब 12 बजे के बाद जब थोड़ा सा टाइम होता था तो मैं उसे भी अपने पास बुला लेती थी, स्कूल की तरफ से ये सपोर्ट मिलता था। और उसके बाद सर जोशीमठ वाले जो हमारे प्रिंसिपल सर थे वो बहुत ही अच्छे थे, और उन्होंने इतना ज्यादा, उनका ही सर एनकरेजमेंट था कि मैं केवी में परमानेंट के लिए ट्राई कर रही हूँ। उससे अच्छा। पहले मैंने नहीं सोचा था कि मैं परमानेंट भी ट्राई करूंगी, मुझे लगा ऐसे ही कॉन्ट्रैक्चुअल या प्राइवेट करके मेरा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने इतना ज्यादा एनकरेज किया, बहुत अच्छी अच्छी बात। और जब मैं वर्क करने लगी वहां पे तो वो कल्चर मुझे बहुत पसंद आया, अभी हर आपको चीज पहले को। पहले प्लीज इस पे डिस्कस करिए, आपका डीपीएस टू केवीएस मोमेंट कैसा हुआ, कैसे आपने अप्लाई किया, कैसे आपका इंटरव्यू हुआ, फिर आप कैसे उसमें एंट्री की, इस चीज को प्लीज पहले बताइए। ठीक है, ठीक है। तो सर डीपीएस में तो सर जब मैं जॉब कर रही थी तो पीआरटी में थी, क्लास थर्ड में मैंने क्लास टीचर थी, पर मैं 5 तक पढ़ाती थी, इंग्लिश पढ़ाती थी वहाँ पे। नॉर्थ साइड में सर इंग्लिश की प्रॉब्लम है तो वो ज्यादातर इंग्लिश टीचर्स ढूंढते हैं, और साउथ में हिंदी की प्रॉब्लम है तो वो हिंदी टीचर्स ढूंढते हैं। अच्छा। तो जब मैं डीपीएस में पढ़ा रही थी वहाँ पे प्राइवेट स्कूल की तरह सर एक थोड़ा प्राइवेट और सरकारी का माहौल थोड़ा डिफरेंट होता है, वहाँ पे बहुत सा प्रेशर ज्यादा होता है टीचर पे, काम भी बहुत ज्यादा होता है, उसके कंपेरिजन केवीएस में बहुत ही कम काम होता है। उसके बाद जब मैं डीपीएस में पढ़ाने लगी तो वहां पे सर केवी कोई आसपास था नहीं, और मेरा प्रायोरिटी था कि कोई पास में कोई ऐसा स्कूल है जिसमें मैं ज्वाइन करूं। पर अगले पोस्टिंग में मुझे लकीली केवी बहुत पास मिला, तो मुझे ठीक। मेरे हस्बैंड ने ही बताया था कि आप इस स्कूल में अभी अप्लाई कर अगले सकते हो, उधर पोस्टिंग वेक। मतलब आपके हस्बैंड के अगले पोस्टिंग में? हाँ हाँ, उनके पोस्टिंग में जो कि ओके। जोशीमठ हुआ था। तो वहां पे जब मैंने अप्लाई किया तो इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के लिए अप्लाई सर मैं कैसे एक किया? हफ्ते अप्लाई, सर एक फॉर्म था, उन्होंने ऑनलाइन निकाला था, केवी वाले कॉन्ट्रेक्चुअल ऑनलाइन निकाल देते अपना तो फॉर्म, आपको ऑनलाइन फॉर्म। मतलब पता चला, कैसे पता चला कि मतलब वैकेंसी है? मेरे हस्बैंड से ही पता चला था सर, अच्छा, उन्होंने ही पता किया था। उनको किसी के थ्रू पता चला था? हाँ हाँ। मैं वो ये एक्चुअली इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि कोई बच्चा कंप्लीटली अननोन इस वीडियो को देख रहा है, तो उसको बेसिक से आइडिया मिले कि वो, अभी मान लीजिए मुझे पता नहीं, मैं जहाँ पे रहता हूँ तो मुझे अपने आसपास के केबी की वैकेंसी कैसे पता चलेगी? हाँ सर, तो ये सर एक्चुअली जब मैं डीपीएस में पढ़ाती थी तो मुझे ये पता चल गया था कि ज्यादातर इंटरव्यूज किस टाइम पे होते हैं, किस ड्यूरेशन में होते हैं। उस दौरान अगर हम स्कूल सर्च करें तो हमें किस पता चल ड्यूरेशन जाएगा। में जैसे होता है? हाँ, जैसे कि सेशन खत्म हुआ सर मार्च के महीने में, जैसे एग्जाम्स होते हैं फाइनल, वो इमिडिएटली एग्जाम्स के बाद वो इंटरव्यूज करके वो अपने पैनल बना लेते हैं, टीचर्स का पैनल, पूरी वो लिस्ट बना लेते हैं कि ये टीचर गया तो इसको अप्रोच करेंगे, ये टीचर गया तो इसको अप्रोच करेंगे। तो मार्च का जो महीना होता है, मार्च का महीना और अक्टूबर का भी महीना, हाफ ईयरली के बाद वाला भी महीना, अच्छा। मार्च के महीने में वो ज्यादातर इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं। और उसके बाद प्राइवेट स्कूलों में तो खैर बीच में भी करते हैं, पर केवी वगैरह में मार्च और अक्टूबर के महीने में इंटरव्यूज होते हैं। तो मार्च में आप उसके जो भी आपके स्कूल है पास है उसकी केवी में ऑफिशियल वेबसाइट है हर जगह ये, और उनको मतलब उनके लिए मैंडेटरी है, तो वहां जाकर उनके नोटिफिकेशन सेक्शन में वो पॉइंट वाइज रहता है, उसमें आप ढूंढ सकते हैं केवी कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू नोटिफिकेशन करके वो दिखाता है। उसके बाद वो बता देते हैं कि इस डेट तक आपको फॉर्म फिल करके सबमिट करना है, डेडलाइन दे देते हैं। उसका फिर आपने उनका फॉर्म, मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्या रहता है, क्राइटेरिया उसके लिए? उसके लिए सर जो हमारे परमानेंट के लिए क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्राइटेरिया और जो कुछ है वही क्राइटेरिया होता है। उसके अलावा सर जैसे पीआरटी के लिए अप्लाई करें तो आपका बीएड या डीएलएड हो सकता है। सीटेट वो मांगते हैं, केवी वाले सीटेट मांगते हैं, अगर सीटेट कंपल्सरी? क्वालिफाइड। हाँ, सीटेट क्वालिफाई, इवन कॉन्ट्रेक्चुअल में वो सीटेट मांगते हैं, कई बार वो ले लेते हैं, लेकिन वो हमेशा मॉनिटर करते रहते हैं कि ये टीचर सीटेट कर रहा है कि नहीं, इसका हुआ है कि नहीं, वो मॉनिटर करते हैं, उनके लिए वो जरूरी है क्योंकि शायद उनको आगे दिखाना होता होगा, इसलिए। तो वो इस तरह से करते हैं। फिर वो एक फॉर्म देते हैं, कुछ स्कूल्स गूगल फॉर्म दे देते हैं, कुछ स्कूल हार्ड कॉपी में दे देते हैं ठीक है। फॉर्म को। आप फॉर्म करके उनको फिल किए, उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आता है इंटरव्यू के डेट का, कि ये डेट को आपका इंटरव्यू है। उसके बाद विदिन अ वीक या 15 दिन में वो रिजल्ट भी निकाल देते हैं ऐसे ऐसे। तो जब मैंने फॉर्म किया, मैंने भी ऐसी जाके फिजिकली दिया था वहां पे भी अपना फॉर्म, वो गूगल फॉर्म नहीं था। वहां जाने के बाद मैंने पता किया इंटरव्यू का डेट उन्होंने बताया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 18 या 19 कुछ डेट था। तो मैं इंटरव्यू देने के लिए गई थी और मैं सबसे लास्ट में थी कैंडिडेट ऑलमोस्ट, जिसका इंटरव्यू काफी बाद में था।
और अच्छा। मेरे से जस्ट पहले मेरे एक जानने वाले का भी इंटरव्यू था वहाँ पे। तो जब वो लोग इंटरव्यू दे रहे थे, वो लोग आ रहे थे, वो लोग ऐसे बोल रहे थे, बहुत ही टफ था, बहुत ही टफ था, मतलब वो इस तरह से अपने रिएक्शंस दे रहे थे। कुछ बच्चे डिस्कस कर रहे थे कि ये पूछा गया, कुछ बच्चे बोल रहे थे ये पूछा गया, कुछ नहीं बता रहे थे, कुछ चले जा रहे थे, इस तरह हो रहा था। पर मैं सर, मेरा फोकस था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, केवी का बैकग्राउंड, मैं ये सब पढ़ रही थी उस टाइम, क्योंकि मुझे लगा कि ये सब चीजें पूछी जाती होगी इंटरव्यू में। मैंने कभी केवी का नहीं दिया था इंटरव्यू, तो मुझे लगा केवी से रिलेटेड क्वेश्चंस, केवी में इंटरव्यू देने के लिए आपको केवी से रिलेटेड क्वेश्चन आने चाहिए। वो केवी के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, आपका बैकग्राउंड केवी का, कौन उसका चेयरपर्सन है, कौन एजुकेशनल मिनिस्टर है, केवी के कितने जोन्स हैं, केवी का वो क्या है सर मोटो, तत्वम क्षणम अपावृणु, ये वो लिखवाते भी है ब्लैक बोर्ड पे, आप इसे लिख के देखिए। वो ये इस लेवल तक की तैयारी चाहिए केवी के इंटरव्यू के लिए। उसके अलावा जो असेसमेंट और इवैल्यूएशन वाला टॉपिक है, ये टॉपिक तो मेरे से भी पूछा गया था, ये भी प्रिपेयर करके मैं गई थी, और फिर भी मैंने उसमें उल्टा आंसर दिया था, मैंने सही आंसर नहीं दिया था इस क्वेश्चन का, मुझे आज भी याद है। तो उन्होंने बोला ओके मैम, बट इट इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट व्हाट यू सेड। तो मैंने बोला ओके सॉरी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे सर, करीब 20 मिनट मुझे इतने क्वेश्चन पूछे गए, इतने क्वेश्चन पूछे, मैं कुछ क्वेश्चन बताना चाहूंगी क्योंकि मुझे भी नहीं पता था मुझसे ये पूछा जाएगा कभी। सबसे पहले उन्होंने मुझे बोला प्लीज मैम अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। तो इंट्रोडक्शन जो होता है हमारा, जब भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो मैंने सीखा है इधर से कि इंट्रोड्यूस करें तो हमारा टू द पॉइंट होना चाहिए। उनको इससे मतलब नहीं है कि आपने 10th किया 12th किया, क्योंकि 10th 12th तो पता ही किया है। तो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, उसके बाद जो आपका बीएड है, जो मतलब पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, वो आपको अच्छे से बताना है, क्योंकि वही टाइम है जब आप अपने आप को उनके सामने रख रहे हैं। उसके बाद वो आपकी क्वालिफिकेशन से सबसे पहला क्वेश्चन निकालते हैं। तो मेरा क्वालिफिकेशन मास्टर्स था इंग्लिश में, तो उन्होंने मुझे उसी से पहला क्वेश्चन निकाला कि मैम इंग्लिश में है, तो एक बुक रखी थी सामने, उन्होंने बोला ये बुक लीजिए मैम और पोएम को रीड कीजिए विद प्रॉपर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। तो उन्होंने रीडिंग स्किल देखा, फिर उन्होंने मुझे एक ब्लैंक पेपर पकड़ाया, उसमें मुझे वर्ड्स दिए गए कि ये वर्ड्स की स्पेलिंग लिखिए। मैंने लिख लिया, ये सब मुझे आसान लग रहा था क्योंकि मुझे आता था शायद। फिर मैंने वर्ड्स लिख दिए, उसके बाद उन्हीं वर्ड्स को उन्होंने बोला इनके मीनिंग लिखिए, बगल में उनके मीनिंग लिखिए। तो मैंने मीनिंग भी किया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला क्या इसके लिए कोई, जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, वैसा कोई वर्ड है तो वो वर्ड लिखिए। तो मैंने वो भी लिख दिया। फिर उन्होंने वो पेपर ले लिया, इंग्लिश का सेक्शन वहां पे खत्म हो गया। उसके बाद वो दूसरे सब्जेक्ट पे आए, ईवीएस पूछना स्टार्ट किया उन्होंने, एनवायरनमेंट क्या होता है, कैसे बच्चों को एनवायरनमेंट के बारे में बताएंगे, कंजर्वेशन ऑफ वाटर का टॉपिक पढ़ाइए। बहुत लंबा इंटरव्यू हुआ था सर, बहुत सारी चीजें पूछी गई थी, पर मुझे आती थी, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी मैं कर लूंगी, और मैंने उसको कर भी लिया था। कोई उसके ऐसी चीजें अलावा जो आपको नहीं आती थी सारे क्वेश्चन में? इवैल्यूएशन और असेसमेंट का डिफरेंस, ये मैंने गलत वो बताया तो था। आपने बता दिया था ना, वो तो बाद में उन्होंने बोला कि आपने उल्टा बोला। ऐसा जो हाँ, उन्होंने पूछा और आपको ना आता हो। ऐसा सर याद नहीं है मुझे ऐसा कि एग्जैक्टली कुछ था या नहीं था। मैंने हर क्वेश्चन में सर, क्योंकि क्या होता है सर, उनको अगर पता चल गया कि आप इस चीज में कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको ये चीज नहीं आती है, तो वो फिर उसमें डिग करने लगते हैं। तो अगर मुझे कुछ नहीं आता था ना, तो मैंने बोल दिया सर आई थिंक आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ऐसा जैसे करके कौन बोल सा के। क्वेश्चन पूछा था जिसमें आपने ऐसा बोला, याद है सर कुछ? हिंदी का क्वेश्चन था सर, कुछ हिंदी का क्वेश्चन था। याद क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ हिंदी का ही क्वेश्चन था। उससे उन्होंने ऐसे ही कुछ ग्रामर से रिलेटेड पूछा था उसके। तो वो बहुत ही टिपिकल टर्म था, वो मुझे याद नहीं आया। जबकि मैं एग्जाम, जब इंटरव्यू के बाद बाहर आई, तो मुझे वो याद आ गया कि अरे यही तो था, ऐसा हुआ था। मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन उस समय में ब्लैंक हो गई थी। शायद मुहावरा था, शायद मुहावरा पूछा था उन्होंने कि कोई एक मुहावरा है वो बताना था, और वो बहुत आसान था, लेकिन मुझे याद नहीं आया, मैं नहीं बोल। ओके। तो फिर उसके बाद फिर मतलब वहां पे आपका सारा इंटरव्यू प्रोसेस उसमें हो गया, फिर उसके बाद और कुछ रिटर्न हुआ था वहां पे क्या? रिटर्न यही सर, ये जो केवी में रिटर्न नहीं हुआ था, सिर्फ इंटरव्यू हुआ था। रिटर्न ये इंग्लिश का जो उन्होंने वर्ड्स लिखवाए, और हिंदी का लिखवाया, और इसका वो दूसरी लिखवाया था जगह सर पे नोट। जो हुआ इंटरव्यू में हुआ। ओके, हाँ, फिर केवी का। उसके बाद फिर क्या हुआ? आज सर उन्होंने एक और टॉपिक दिया, शैडो। उन्होंने ऐसे बोला कि आपको शैडो पढ़ाना है क्लास में, अब आप इसे कैसे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, इसको काम करना बहुत जरूरी है। तो जो चीजें वहाँ अवेलेबल है, उन्हीं को इस्तेमाल करना है, उन्हीं से आपको बताना है कि आप ये कैसे बता सकते हैं। तो मैंने बोला राइट सर, मैंने लाइट्स ऑफ करवाई सर थोड़ी देर के लिए, एक आधी लाइट ऑफ करवाई, और मैंने एक टॉर्च की लाइट जलाई, उस तरह से मैंने शैडो दिखाया पहले।
हमें कभी भी क्लास में भी सर टॉपिक बताना नहीं चाहिए, पहले बच्चों से निकालना चाहिए। तो यही मैंने उनको दिखाया और वो बहुत इंप्रेस हो गए थे इस चीज से, शायद मुझे लगा उनके फेस को देखकर। उसके बाद वो डायरेक्टली इसी क्वेश्चन पे आ गई, तो मैम आप ज्वाइन करेंगे तो आप ऐसे ऐसे ऐसे, तो मुझे लगा कि शायद मेरा हो गया। तो ये हुआ था, यही हुआ था सर, ये क्वेश्चन एक्चुअली था शायद। कोई भी, जैसे अभी आप बताए ना ये चीज, कि जैसे ही पूछे तो मैंने लाइट्स ऑफ करवाई और वो जलाई, उसी मोमेंट पर मतलब मेरे भी दिमाग में आया, वाह, मतलब क्या क्रिएटिविटी है, क्या सोच है, एकदम से तभी मेरे दिमाग में भी आई। और यही यही पंच पॉइंट होता है यस या नो करने का। तो हर हर बिल्कुल। इंसान के अंदर इमोशन है ना, हर इंसान का एक पीक पॉइंट आता है, तो इंटरव्यूअर का भी ये सारे पीक पॉइंट आते हैं, नहीं मतलब है, अब अंदर है, हो गया, डन। तो चलिए ठीक, तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने आपको फिर ये मतलब ओके कर दिया। वो तो सेम टाइम तो बताया नहीं, पर मुझे लगा कि शायद हो गया होगा। जब मैं बाहर आई तो मेरे बाद एक दो बच्चे और थे, मैंने बोला बिल्कुल आप मत डरिए, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अगर आपने पढ़ा है तो आपको आ जाएगा, बाकी लोगों की बातों पे आप मत जाइए। मैंने आके बताया भी कि मुझसे ये पूछा, लेकिन सर वो नहीं रिपीट करते हैं, उनके पास इतने क्वेश्चन होते हैं कि वो क्यों रिपीट रिपीट करेंगे। करेगा, क्यों रिपीट हाँ, वो करेगा, रिपीट नहीं करते हैं। उनका काम ही तो वही है। तो फिर ये मतलब वहां पे कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ? वहां पे सर 2 ही लोगों का सिलेक्शन हुआ था। वहां पे कैंडिडेट सर ज्यादा नहीं थे, 25 थे। ठीक है, तो 25 में 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि वो वन सिंगल सेक्शन स्कूल है और इतना ज्यादा वहाँ पे है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ का बहुत बड़ा नहीं है। मैंने बताया था शायद, जगह भी ऐसी है कि वहाँ पे बहुत गरीब बच्चे आते हैं केवी स्कूल में, और सारे बच्चे वहीं आते हैं, क्योंकि और बहुत ज्यादा अच्छे स्कूल वहाँ नहीं है। तो इस वजह से वहाँ पे 2 ही सिलेक्शन हुए थे, उसमें पहले नाम पे मेरा था, और सर फर्स्ट मेरा जो नाम पहले था और उसके बाद जो थी, उसके बीच में जो मार्क्स का डिफरेंस था, वो वाह, 20 मार्क्स से ज्यादा का डिफरेंस था, बहुत ज्यादा डिफरेंस था। तो अच्छा। कहीं ना कहीं वहां जब मैं स्कूल में गई तब उन्होंने नहीं बताया था, मैं स्कूल में जाने के बाद जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था उन्होंने मुझे बताया कि मैम आपसे हम बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए थे, और उन्होंने मतलब शेयर किया था, तो मुझे बहुत मोटिवेशन फील हुआ सर उसके बाद जो कि इंटरव्यू लेते हैं वो भी टीचर्स ही होते हैं वहाँ के? हाँ, मतलब प्रिंसिपल होते हैं, हम्म, उसके अलावा प्राइमरी से अगर हेडमास्टर है स्कूल हम्म। में तो हेडमास्टर होंगे, और उनकी कोई सीनियर टीचर होंगे, जो सीनियर टीचर्स होते हैं ना, वो टीचर्स होते हैं सर जनरली। तो जब आप केवी में पढ़ाने गए, उसके बाद का आप मुझे बताइए, अभी आपके पहले केवी स्कूल में हम हैं, उसके बाद का बताइए कि वहां पर आपको कैसा माहौल लगा, केवी में कैसे पढ़ाया जाता है, बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाता है, या आप लोगों कुछ भी अगर ऐसा आपको मेमोरी याद हो कुछ, तो आप बताइए वहाँ के बारे में। हाँ जी सर। जब मैं पहले दिन गई, क्योंकि फर्स्ट डे था, तो स्कूल सर उस समय कोविड की वजह से ऑनलाइन ही चल रहे थे, तो ऐसे ही मैंने जूम मीट मीट था, गूगल मीट डाउनलोड करके उन्होंने सब चीजें सिखाई। एक दिन पहले उन्होंने सारी क्लासेस वगैरह अलॉट की, उन्होंने बोला मैम आप कौन से सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट है। और हाँ सर, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि आप कौन से सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट है, और अगर आप पीआरटी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको कहीं भी नहीं बोलना है कि आप इंग्लिश में वीक हैं या मैथ्स में वीक हैं। वो हम्म, वही मार्क्स काट लेते हैं, आपको बोलना ही नहीं है ये चीज, आपको आप बोलिए कि आप सब चीज पढ़ा सकते हैं, हमें हम्म, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कुछ भी कीजिए हम करा लेंगे। हम्म, क्योंकि एक दो कैंडिडेट्स ने इस वजह से शायद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, ये बता रहे थे जो उन्होंने। हम्म। उसके बाद मैं जब गई तो उन्होंने क्लासेस लौट किया, मैंने ये बोला कि आपको जो भी सेक्शन देना है, कुछ भी देना है, आप दे दीजिए, मैं पढ़ा दूंगी। तो क्लास 5 की क्लासेस मुझे बहुत ज्यादा दी गई थी। क्लास 5 में इंग्लिश था, ईवीएस था, और क्लास 4 में भी इंग्लिश दिया, क्लास 3 में भी मुझे दिया, क्लास 2 और 1 में मुझे उन्होंने ये दिया था, इंग्लिश ही दिया था, इंग्लिश ही दिया था, मेनली मुझे इंग्लिश ही दिया था, क्योंकि वो स्कूल नॉर्थ का है, वहाँ इंग्लिश का है इशू, इंग्लिश टीचर्स नहीं मिलते वहाँ पे। तो जब मैं पढ़ाने गई ऑनलाइन, में बच्चों से मिली, पहले दिन सर मुझे थोड़ा सा दिक्कत आया था, क्योंकि पहली बार मैंने ऑनलाइन पढ़ाया था ना, तो मैं नहीं समझ पा रही थी कि इतने सारे बच्चों को कैसे मैंने, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी बच्चे कुछ बोल रहे हैं, इस तरह। तो फिर मैं गई, मैं दोबारा सर लोगों से पूछा, मैंने कहा सर ऐसा होता है तो क्या करना है, पूछा मैंने, मतलब हर दिन हमें सीखना है सर, हम परफेक्ट तो है नहीं, हमें जाके ऐसे माइंड सेट से जाना है कि हम लोगों को सीखना है, जाके जो डाउट है आप पूछिए, आपको कहीं भी ये नहीं दिखाना है कि आप बहुत ज्यादा बड़े हैं या छोटे हैं, कुछ नहीं, सीखिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, आप सीखते रहेंगे सर। और जब मैंने वो स्कूल छोड़ा, वो जो पेरेंट्स थे बच्चों के, वो प्रिंसिपल को कॉल करके बोल रहे हैं कि ये वाली मैम क्यों जा रही हैं, इनको मत, इनको रिटेन कीजिए प्लीज। बच्चे बहुत खुश होते थे सर, जब भी मैं जाती थी, मुझे भी लगता था, मैं भी बहुत अटैच हो गई थी, धीरे धीरे सब हो गया था। हम लोग ऑनलाइन में भी सर, हम लोग लाइट सेशंस भी रखते थे, जैसे कि कभी किसी बच्चे ने कुछ पोएम सुनाया रिलेटेड टू द टॉपिक, मैं एक दिन पहले बता देती थी, या हम एक्टिविटीज भी करते थे, क्ले मॉडलिंग, कुछ भी। क्लास में बोरियत नहीं होनी चाहिए, क्लास में इंटरेस्ट बच्चों का डेवलप रहना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे सबसे जल्दी बोर होते हैं। अगर आप बार बार वही लेसन लेक्चर की तरह पढ़ाते रहेंगे तो बच्चे बोर नहीं होंगे। स्पेशली इन प्राइमरी सेक्शन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि
हम क्लास को किस तरह इंटरेस्टिंग बनाए और हर बच्चे को कैसे इन्वॉल्व करें। तो मैं घूमती रहती थी, जब भी मैं ऑफलाइन जब स्टार्ट हुआ था तो मैं पूरी क्लास में घूमती रहती थी, कभी आगे कभी पीछे, कभी भी मैं कहीं पे भी होती थी, किसी की भी कॉपी उठाती थी और मैं बोलती थी चलो चलो ब्लैक बोर्ड पे चलो, ये लिख के दिखाओ मुझे, ये वाली स्पेलिंग लिखो, फिर बच्चों से रिपीट करवाओ। इस तरह से सर उनको हर दिन का, सर जब भी आप क्लास लेने जा रहे हैं तो अगली क्लास में आपको क्या पढ़ाना है वो आपको पिछले दिन पूरा आपको तैयार होना है कि हमें इस तरह से क्लास मैनेज करनी है। मतलब प्लानिंग की बात कर रही हूँ मैं, आपको पूरा प्लान कर देना है पहले से। हर एक एग्जाम्पल, हर एक जो आप एक्टिविटी यूज करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंटेड है, उसका भी ध्यान रखना है। क्योंकि आजकल जो NEP 20 के हिसाब से भी प्रैक्टिकल नॉलेज पे उनका बहुत ज्यादा है, स्किल को कैसे इनहांस करना है। तो ये सब चीजें आपको एक दिन पहले या 2 दिन पहले या एक हफ्ते पहले, जो भी आपकी प्लानिंग है उस हिसाब से आपको प्लान करना है और तभी क्लास में जाना है, तभी आप पढ़ा पाएंगे, नहीं तो आप ब्लैंक हो जाएंगे। आप ऐसे भी सिचुएशन आती है पढ़ाते पढ़ाते कि आपको लगता है अब क्या, अब तो क्लास भी खत्म हो गई, अब तो ये भी हो गया, अभी 10 मिनट बच्चे, अब आप क्या कराएंगे। तो ये नहीं होने देना है। ये बच्चे जज कर लेते हैं, उनको पता चल जाता है मैम हम तो बोर हो रहे हैं। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है सर बहुत स्मार्ट है। तो इस तरह से नहीं जाना है, प्लानिंग पूरी होनी चाहिए और हर चीज कितने आपको देर की क्लास होती है केवी में? 40 मिनट, 40 मिनट्स। 40 मिनट्स की होती है। ओके, तो जो भी आप कराते थे उसी 40 मिनट्स में कराते थे? हाँ, और जब ऑनलाइन होता था सर तो 30-30 मिनट्स का था उनका। 30 मिनट्स का एक क्लास था, उसके बाद थोड़ा ब्रेक, फिर दूसरी क्लास। और टाइम टेबल इस तरह से बनाया हुआ था कि ऑनलाइन में 30 मिनट देते थे हर सब्जेक्ट, एक दिन में 4 सब्जेक्ट हैं तो वो। और सैटरडे पूरा फन डे होता है, केवी का कल्चर है, सैटरडे पढ़ाई नहीं होती, अच्छा। सैटरडे फन है। हाँ, फन डे में आप योगा कराइए, डांस कराइए, म्यूजिक कराइए, जो भी आपका है आप पहले मतलब से हर प्लान। टीचर, मतलब इंग्लिश का टीचर हो, मैथ का टीचर हो, वो अपने हाँ, क्लास में फंडे ही करवाएंगे? हाँ वो फन डे ही करवाएंगे। और केवी में सर एक और खास बात है, जैसे प्राइवेट स्कूल में क्या होता है वो हर चीज के लिए टीचर अपॉइंट करते हैं। हाँ। केवी में कई बार वो अपने रूल्स के हिसाब से उनको टीचर मिल ही नहीं पाते। जैसे म्यूजिक टीचर है तो हम्म। उनको चाहिए ये क्वालिफिकेशन, ये वो, ये इतना हर कोई नॉट पॉसिबल कि आपको मिल जाएगा हर जगह। तो Exactly. वो इंटरव्यू में ना आपसे पहले ही पूछेंगे कि आपकी क्या हॉबीज है। वो जो हॉबी वाला सेक्शन है वो इसीलिए है कि अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो आप ये मान लीजिए कि आपको म्यूजिक करवाना है बच्चों को, आप हम्म। उसमें क्वालिफाइड हो, क्योंकि बच्चों का मिस नहीं करा सकते। हम्म। उनका वो होना है, टाइम टेबल में म्यूजिक है तो आपको उनको पढ़ाना है। इस एक्चुअली तरह से एक होता तरह से ये ना बहुत अच्छी बात है, जैसे आपने बोला ना कि फंडे आप ही करवाएंगे या म्यूजिक भी आप ही कराएंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे किसी टीचर का एक इम्प्रेशन बना लेते हैं नॉर्मल प्राइवेट स्कूल्स में। तो इससे क्या होगा, ठीक है चलिए टीचर की कमी के कारण ही आप म्यूजिक पढ़ाए, लेकिन इससे आपका जो नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट का क्लास होगा उस दिन बच्चों का आप लगाव आपसे बढ़ जाएगा। जब आप इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में या म्यूजिक में या अलग अलग इंटरटेनमेंट में, अलग अलग एक्टिविटीज में अगर आप बच्चों के साथ रहेंगे, मान लीजिए कि मैं 5 दिन बच्चे को पढ़ाता हूँ, तो मैं बहुत सीरियस मोड में पढ़ाता हूँ। एग्जाम्पल देना, ऐसे तो मैं कभी नहीं पढ़ाता हूँ सीरियस मोड में। मान लीजिए मैं 5 दिन सीरियस मोड में पढ़ाता हूँ, छठे दिन मुझे ही कोई ऐसा पीरियड मिला कि आज आपको बच्चों के साथ मस्ती करनी है, तो जो 7वें दिन बच्चों का मेरा सीरियस मोड वाला भी, जो हमारा रेगुलर सब्जेक्ट वाला भी क्लास होगा, उसमें भी बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है। तो ये एक मुझे बहुत अच्छी चीज लगी कि आप हर टीचर अपने क्लास में अपने हिसाब से फंडे करवाए, या अगर आपके पास कुछ, उनके पास कुछ वैकेंसी की कमी है, मतलब कोई फुल नहीं हो पाई है, तो आप ही में से कोई अगर वो जानता है तो वो उसमें पार्टिसिपेट करे। ये बहुत अच्छी बात ये। है जी। और सर इवन इसमें जो आपका फिटनेस, केवी में फिटनेस का भी एक ऐप है। हर चीज अच्छा। का सर, केंद्रीय विद्यालय क्योंकि एक सरकारी संगठन है, हर चीज का ऐप डेवलप्ड है। रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए एक ऐप है, फिटनेस के लिए एक ऐप है, फिट इंडिया करके एक ऐप है। उसमें अच्छा। उसमें आपको जो क्लास टीचर है ना सर, वो दूसरी माँ है, जैसा आप भी बोलते हैं, वो सेकंड मदर है बच्चे के लिए। तो एज अ सेकंड मदर उसको ये सब कुछ पता होना चाहिए क्लास में कि बच्चा कितना फिट है कितना नहीं है। वो सबका टेस्ट भी वो खुद ही कराती है पीटी टीचर के साथ मिलकर, वो सारा रिकॉर्ड होता है। पेरेंट्स तक इन्फॉर्मेशन, बार बार पेरेंट्स को कॉल भी करना पड़ता है कि सर ये प्रॉब्लम है, ये आप देखिए, थोड़ा सा इस चीज को आप एड्रेस भी कीजिए, या स्कूल में आइए मिलिए, इस तरह से। मतलब जो भी कुछ है हर चीज के को लेकर सर क्लास टीचर जिम्मेदार भी है, और वो क्लास टीचर ही उसकी माँ है तो वो हर चीज को लेकर करती भी है, उसको करना ही है। तो ये सोच के जाना है सर स्कूल में, ये नहीं कि मेरा काम है ये सब्जेक्ट पढ़ाया खत्म हो गया घर, ऐसे नहीं है। आप अगर टीचर बने हैं तो आप टीचर क्यों बने ये क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। आपके हाथ में 40 बच्चों का भविष्य है, और अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि सिर्फ सैलरी लेके आपको आना है तो आप नहीं पढ़ा पाएंगे, आपको पसंद भी नहीं किया जाएगा। आप अगर ये सोच के जाएंगे कि 40 बच्चे को अगर मैंने ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पढ़ाया तो उसके दिमाग में गया कि नहीं, यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू एंश्योर कि वो उसके दिमाग में गया है। आपको जैसे करना है, ये आपकी
सोच समझ है या प्रेजेंस ऑफ माइंड है या आप जो भी कहिए, समझदारी है। तो ये सोच के जाना है। इसीलिए मैं कहती हूँ, जो भी जब मेरा ये क्लियर हुआ था ना सर, जब मेरा पहला बच्चा हुआ था, उसी समय ये क्लियर हुआ कि अब मैं एक टीचर हूँ और मुझे टीचर ही बनना है। बहुत एसोसिएट किया मैंने अपने आप को इस चीज से। तो जब मैंने टीचर के लिए अप्लाई किया, तो हर चीज को लेकर मैं अपने बच्चे से ही सोचती थी। हर चीज में सोचती थी कि यार मेरा ये बच्चा है, ये ऐसे करेगा, ये वैसे करेगा, तो मैं कैसे डील करूंगी। इसी तरह क्लास में भी हर चीज को, मतलब अगर आप बच्चों को अपने बच्चे समझेंगे तो आप बहुत अच्छे टीचर बनेंगे, और वही टीचर का एम होना चाहिए, अदर देन द सैलरी पॉइंट। ये कैसे गुण आए? मतलब अभी लाखों बच्चे, जैसे 15 लाख 20 लाख बच्चे सीटेट एग्जाम देते हैं। मैं भी कक्षा में जाता हूं तो मैं भी देखता हूं, निश्चित रूप से बहुत सारे एनर्जेटिक बच्चे भी हैं, लेकिन अभी मैक्सिमम लोगों का दिमाग जो है खुद की रिक्वायरमेंट पे ही है। जो भी टीचर बन रहे हैं, खुद की रिक्वायरमेंट, मतलब कि भाई हमको जल्दी से नौकरी लग जाए, जल्दी से सैलरी आने लगे, हमारा घर, हमारा ये वो। तो पहली बात तो ये तो सबके साथ है। हम आप जो भी काम कर रहे हैं, या मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ तो उसी वजह से बैठा हुआ हूँ, या आप भी अपने विद्यालय में जहां पर भी लोग काम कर रहे हैं, अपने काम इसी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि हमारा घर परिवार, खाना पीना सब कुछ है। ये तो सबके साथ है, लेकिन लोग इसी में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि उनको उनके काम में कितना उनको क्रिएटिविटी लगाना चाहिए या कितना उनको मन से करना चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। तो जो भी लोग टीचर बनना चाह रहे हैं, अभी बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। तो अभी से मान लीजिए कोई तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, कोई सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, कोई सुपर टेट की कर रहे हैं, कोई केवी की कर रहे हैं, कोई किसी स्टेट टेट के कर रहे हैं जहाँ पे नियोजन में हो जाएंगे, या कोई प्राइवेट स्कूल्स में ही जाएंगे। तो वो कैसे अपने माइंड में, क्योंकि सबका आपको पता है एंड पॉइंट क्या है, एग्जाम डेट। हर बच्चे के नॉलेज का एंड एंड पॉइंट, एंड लाइन है, पूर्ण विराम है एग्जाम डेट। एग्जाम हो गया, मेरा नॉलेज का कोई काम नहीं, मेरे माइंड का कोई काम नहीं, मेरे कोई भी टॉपिक का कोई काम नहीं। तो ये चीज को कैसे बदलें कि ये चीज जो है आपके लाइफ के लास्ट डे तक रहेगी आपके साथ, और उसी सोच के साथ आज आपको पढ़नी है। इसलिए नहीं पढ़ना है कि अभी आपने ब्लूम के डोमेन की बात की, अभी आपने असेसमेंट इवेल्युएशन की बात की, इन सब चीजों को रियलिटी में कैसे करते हैं, उस पर केवीएस में इंटरव्यू पूछे गए, तो कुछ तो समझ में आना है हम लोगों को कि क्यों उन्होंने पूछा। तो ये चीज आपके लाइफ के 60 ईयर जब तक आप जॉब करेंगे तब तक वो आपके साथ रहेगी। इवन तो वर्क में उसका आप रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये अपने सोच में कैसे लाएं कि उसका पूर्ण विराम एग्जाम का डेट नहीं है, वो मतलब टिल टिल द लाइफ है वो। इसको कैसे अपने अंदर लाएं? सर ये जो होता है, इंसान इंसान पे, जैसे आपने बताया इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, आप हमेशा बताते हैं हर इंसान अलग होता है, हर इंसान के सोचने का तरीका अलग होता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी जरूरतें और आपकी ड्राइव, ये बहुत काम करती है। अगर आपको पता है कि हाँ सर, फाइनेंशियल रीजन होता है, बहुत जरूरी भी होता है, कोई भी कर रहा है कहीं पे भी जॉब, तो उसको पैसे तो चाहिए, लेकिन वो तो हर सेट। इंसान के साथ है। आप बैंक में कर रहे हैं, रेलवे में कर रहे हैं, आप एक दुकान खोले हुए हैं, हर इंसान का वो रिक्वायरमेंट है। कहते हैं कि क्या कहते हैं, पैसे जो होता है वो गाड़ी के पेट्रोल की तरह होती है, कि पेट्रोल नहीं रहेगा तो गाड़ी नहीं चलेगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बस पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलेगी, बाकी चीजें भी हैं जो उस गाड़ी को ब्यूटीफुल बनाएंगी। तो उसमें कैसे ये कर? हाँ सर, तो यहाँ पे सर, जैसे जब बच्चे एग्जाम्स देते हैं, मैं भी जब छोटी थी, जैसे ही क्लास 5 के एनुअल एग्जाम खत्म हुए, मैं सबसे पहले बुक्स हटा देती थी, अब नहीं पढ़ना है इन्हीं बुक्स को, बिल्कुल। अब नहीं पढ़ना। इस तरह। तो जब हम छोटे होते हैं, हम थोड़ा मेच्योर कम होते हैं, हम इस चीज को नहीं समझते। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी मेच्योरिटी बढ़ती है। मेच्योरिटी के साथ हमें अपने आप को पता चल जाता है कि हमें सिर्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए कि नहीं, हम जो कर रहे हैं उससे हमें। बहुत लोग सर बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन खुश नहीं होते हैं, उन्हें एग्जैक्टली। उनके लाइफ अभी में खुशी ज्यादातर नहीं है। लोग वैसे ही। हाँ, तो इस चीज को जो रियलाइज कर लेता है, जो ये सर सेल्फ ही आएगा, या आसपास के एनवायरनमेंट से आएगा, या एग्जांपल्स, या कोई आसपास ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने एक्सपीरियंस को बताया, उस सब सुन के और देख कर तभी आता है सर। ये सेल्फ पे बहुत डिपेंड होता है। हमारे जो इमोशंस है उसको हम किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे अंदर गुस्सा है, हमारे अंदर बोरियत है, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं आजकल बच्चे, मैंने भी देखा है, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, एकदम से चले जाते हैं, अरे इसमें मजा नहीं आ रहा, चले गए। हम्म। लेकिन यही चीज को कंट्रोल करना है। मैं बता रही हूँ, जब भी आप कोई भी वीडियो बनाते हैं, मैं लास्ट तक देखती हूँ, जब तक आप नहीं जाते, कि हम्म। कहीं कुछ मिस ना हो जाए, बस कुछ मिस नहीं होना चाहिए। इस तरह की सोच अगर आप ला सकते हैं अपने अंदर, कि हम ये जॉब इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम सिर्फ पैसे कमाएंगे, हमें एक सेटिस्फेक्शन खुद के लिए भी चाहिए। जब आपका बच्चा अच्छा करता है ना, कोई बच्चा जो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, और जब वो आपको एग्जाम में दिखता है कि उसने इतना अच्छा किया, सबसे ज्यादा खुशी सर टीचर को होती है, पेरेंट्स से पहले।
वो बहुत ज्यादा खुशी होती है, और वही होता है सेटिस्फेक्शन। वो सेटिस्फेक्शन अगर आपको चाहिए तो आप अपनी जॉब को 100% से भी ज्यादा परसेंट से अच्छा करेंगे, ये मेरी सोच है। और मैं चाहती हूँ जितने भी बच्चे अगर कोई देख रहा है हमारे इस वीडियो को, तो वो इस चीज को सोच समझे, इस बात को वो आंख बंद करके एनालाइज करे अंदर की, इज इट इम्पोर्टेंट कि सिर्फ पैसे मिले, कि आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए कि नहीं। अगर आप सेटिस्फेक्शन चाह रहे हैं तो आपको अपना 100% देना ही पड़ेगा। और हर चीज में आप ये सोच के नहीं जा सकते कि 40 मिनट की क्लास में आपको एक कविता पढ़ानी है, उसके क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, नहीं। आपको बच्चे को कराना नहीं है, आपको चेक करना है कि उसने किया कि नहीं, उसने समझा कि नहीं, उससे रिलेटेड जो मॉरल वैल्यूज है उसने एक्सट्रैक्ट किया कि नहीं क्लास में, उसके बाद ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आजकल सर केवी में एक और फंडा है, एक वो है, कॉन्सेप्ट है एमडीपी का, मल्टीपल एमडीए सॉरी, मल्टीपल डिसिप्लिनरी अप्रोच। मतलब इसमें वो क्या करते हैं सर, एक सब्जेक्ट है, सपोज ईवीएस का सब्जेक्ट है, तो वो उसमें सारे सब्जेक्ट्स ढूंढते हैं। और इवन जब टीचर उसकी प्लानिंग करती है ना, लेसन प्लान में एक सेक्शन एमडीए का भी होता है कि इस सब्जेक्ट इस टॉपिक से आपने और कौन कौन से टॉपिक को पढ़ाया। जैसे ईवीएस में सर कोई बच्चा है खेल रहा है, तो आपने उसमें गेम्स का टॉपिक पढ़ाया, टाइम का कॉन्सेप्ट कैसे इंट्रोड्यूस किया, मतलब मैथ्स ईवीएस में आपने मैथ्स भी ले आए, आप अपना लैंग्वेज भी ले आए, और मॉरल वैल्यूज पे भी बहुत ज्यादा फोकस होता है। और हर सेशन में आजकल ये कंपलसरी हो गया है, दोनों टर्म में एक एक एमडीए का प्रोजेक्ट होता है। एक टॉपिक ऐसा दिया जाता है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर उन बच्चों से उसका निचोड़ लिया जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट में उसने क्या समझा। तो इस तरह से सर आजकल केवी में ये जो हमारे लिए जरूरी है सर, केवी वो समझता है, पर ये डिफरेंस प्राइवेट में वो नहीं, कुछ ना कुछ डिफरेंस है कि मतलब प्राइवेट वाले इस चीज को नहीं समझते। केवी में ये आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप जाएंगे, तो यही सब चीजें मुझे अट्रैक्ट की सर। और मैंने पहले भी सबसे पहले इंटरव्यू में भी आपको ये बताया था कि वो बहुत नेशन से रिलेटेड है केवी। केंद्रीय विद्यालय में जाने के बाद आपको अपने देश से बहुत प्यार हो जाएगा, ऐसा है। और ये मैंने फील किया जी। और ये जो आपने फिर वहां पे आपने जो केवी में छोड़ा, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वहां पे जब आप जा रहे थे तो पेरेंट्स ये आके बोल रहे थे, तो आपने इसका मतलब जॉब छोड़ा वहां पे, क्यों छोड़ा? सर जॉब नहीं छोड़ा था। वहां पे क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्चुअल जो टीचर्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होता है कि जैसे ही कोई परमानेंट टीचर आएगा तो आपको वो डिपेंड करना पड़ेगा अपनी सीट। मैंने छोड़ा नहीं था, तो कोई परमानेंट टीचर आई थी उस समय, ट्रांसफर इन हुई थी, लेकिन वो जो परमानेंट टीचर थी क्योंकि वो और लीव पे जाने वाली थी, तो उन्होंने रिपोर्ट किया और 1 महीने के अंदर वो दोबारा चली गई थी। तो मुझे ये बताया गया था कि आपको छोड़ना नहीं है, आप रीज्वाइन करेंगे। आपको मतलब अब हाँ, इस तरह हुआ था वहाँ पे। तो उसके बाद तो सर वहाँ पे विंटर की वेकेशंस हो गई थी जो 2 मंथ्स की होती है, तो मैं अपने घर पे आई थी। उसी दौरान मैंने यहाँ इंटरव्यूज दिए, फिर मैंने यहाँ क्लियर कर लिया था, इस तरह हुआ था। अच्छा, फिर आप कहाँ अपने दूसरे किसी दूसरे जगह पे आई आप? हाँ सर, मैं जोशीमठ से मैं विशाखापट्टनम आई, आंध्र प्रदेश में, यहाँ मेरा घर पड़ता है। ओके। मेरी फैमिली यहाँ पे रहती है, इसलिए मैं यहाँ पे आई थी। ओके, तो आप यहाँ पे फिर कैसे आप अप्रोच किए, फिर कैसे आपको मतलब यहाँ पे प्रोसेस कैसा हुआ फिर? हाँ सर, क्योंकि मैं पहले से जॉब कर रही थी तो मैं घर पे बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी। मुझे था कि मुझे जाना है वापस से। और जब मेरे को पता चला कि वैकेंसी आई है, मैं रोज चेक करती थी, मैं ऑनलाइन ही चेक करती थी। और आजकल के बच्चे फोन में लगे रहते हैं, वो अगर अब और चीजें देख सकते हैं तो अपने लिए वैकेंसीज भी देख सकते हैं। अगर वो ये कहें कि उन्हें नहीं मिला तो ये उनकी गलत बात है। आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए तो आपको खुद पता करना है। तो ऑनलाइन हर चीज है सर, ऑनलाइन हमने चेक किया। ऑनलाइन एक दिन एक स्कूल का दिखाया, किसी दिन 2 स्कूल का दिखाया, इस तरह से काफी स्कूलों को जो आपके पास है आपने उस स्कूल का फॉर्म फिल किया ऑनलाइन। यहाँ पे सब चीज ऑनलाइन हुई थी, गूगल फॉर्म्स के थ्रू ही लिया था हम लोगों ने। तो मैंने सबमिट किया, उसके बाद इंटरव्यू का डेट आया, और लगातार मैंने यहाँ 3 स्कूल में इंटरव्यू था और तीनों केवी थे, और तीनों में मेरा नाम पैनल में आया था। तो मेरे पास, हाँ, और मेरे पास आपके इतनी अच्छी, आसपास ही तीनों स्कूल थे वो? हाँ सर, और यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है आसपास सर, मतलब कि 5-10 किलोमीटर के अंदर ही है। ठीक यहाँ है। पे बहुत सारे केवी है सर, विशाखापट्टनम में काफी सारे केवीज है। तो मैंने तीनों में जो मेरे पास थे सेलेक्ट करके मैंने उसमें इंटरव्यू दे दिया। और जब मैं इंटरव्यू देने गई तो मैंने देखा 150 कैंडिडेट, इतने सारे कैंडिडेट, इतने मैंने पहले नहीं देखे थे। तो मुझे लगा कि बाबा, मतलब इतना ज्यादा यहाँ पे कंपटीशन है, कैसे होगा, क्या होगा। फिर मैं वहां पे एक टीचर से मिली, उन्होंने बोला कि मैम ये लोग अपना प्रीवियस पैनल रिपीट करेंगे। तो प्रीवियस पैनल 8, इतने लोगों में 8 चुनना था उनको सर, 8। तो उन्होंने प्रीवियस पैनल में से 6 रिपीट किए थे सर। उसके अलावा जो थे उसमें मैं थी। तो मुझे बहुत ही अच्छा रिपीट लगा। करेंगे का मतलब मैं नहीं समझा। रिपीट करेंगे मतलब फिर जो पहले पढ़ा रहे थे टीचर्स, पहले जो कॉन्ट्रेक्चुअल थे, यहाँ पे बहुत अच्छा वैकेंसी है। अच्छा 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 अच्छा, तो हाँ, उन्हीं को ये फिर पहले से रिन्यू रिन्यू कर देंगे वो?
रिन्यू कर दिया उन्होंने, लेकिन सर इनका ये एक मतलब ऑथराइज मतलब क्या बोलते हैं, एक नियम है केवी का कि हर बार जब भी सेशन स्टार्ट होगा तो कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए इंटरव्यू लेना ही लेना है, कंपलसरी है। तो ओके। इसलिए उन्होंने उनका भी दोबारा इंटरव्यू लिया था, उसमें से 6 टीचर्स को उन्होंने रीसेलेक्ट किया। और उसके अलावा उन्होंने बहुत कम 2-4 कैंडिडेट्स और लिए थे, उसमें से उन्होंने मुझे भी लिया था। तो अच्छा। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा अचीवमेंट की बात थी कि इतने सारे कैंडिडेट में मैं सिलेक्ट हुई, जो कि मैं जब देखी ना इतना स्ट्रेंथ, तो मुझे बहुत डर लग गया कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और मैं इंटरव्यू देने के बाद जब आई तो मैं थोड़ी देर बैठी, मैंने एक गिलास पानी पिया, सर ऐसे घूमने सा लग गया था मेरा कि क्या हो गया। बहुत लंबा चला इंटरव्यू, हम्म। बहुत लंबा चला था इंटरव्यू। अच्छा। ओके, तो फिर यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे आपको? यहाँ पे सर क्योंकि ये साउथ का स्कूल है तो उन्होंने हिंदी, तो मेरे को पता था कि हिंदी पूछेगी ज्यादा, तो मैं हिंदी बहुत ज्यादा पढ़ के गई थी। जो पहले गलतियां की थी वो मुझे पता था मुझे रिपीट नहीं करनी है। सबसे पहले तो वही आपका इंट्रोडक्शन, इन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन लिया। इंट्रोडक्शन में उन्होंने मुझसे पूछा आपने ये मतलब कहाँ का आपका एजुकेशन है, तो मेरा सारा एजुकेशन यहीं का है सर, यहीं आसपास में यहीं पली बड़ी हूँ, तो मेरा हर नहीं, चीज मतलब यहीं का है। विशाखापट्टनम। हाँ विशाखापट्टनम। आपने बोला तो कि आप आरा बिहार से बिलोंग करती हैं। हाँ बताया, ये भी बताया मैंने कि सर मेरा नेटिव नहीं, बिहार आपने है हमें पर। अभी बताया कि आप आरा बिहार से बिलोंग करती हैं, तो फिर आप विशाखापट्टनम से बिलोंग करती हैं या आरा बिहार से बिलोंग करती हैं? सर आरा बिहार मेरी जड़ें हैं, मेरे पापा, हमारी बेटे। फैमिली वहाँ बेस्ड है। और मेरे जॉब, पापा के जॉब प्रोफाइल की वजह से हम लोग विशाखापट्टनम में हैं, क्योंकि ओके ओके, तो अभी भी मेरे बिफोर पापा मैरिज यहाँ आप जो है विशाखापट्टनम में थे बिकॉज ऑफ योर फादर्स जॉब। जॉब। यस सर, बिकॉज ऑफ माय फादर्स जॉब आई वाज रिसाइडिंग इन विशाखापट्टनम, देन ही गॉट रिटायर्ड एंड ही अगेन जॉइंड अनदर जॉब इन L&T व्हिच इज आल्सो इन विशाखापट्टनम। सो अच्छा। वी टुक अ फ्लैट, हमने खरीद के हम यही सेटल हो गए थे। पर हम हर साल गांव जाते हैं सर, अभी भी मैं जाऊंगी कुछ दिनों में, हम जाते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हमें वहां का कुछ नहीं पता, हमें सब कुछ ओके पता है ओके और बहुत पता है, इस ओके तरह का है। ओके, तो फिर यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चंस आपसे थे, पूछे गए थे? क्वेश्चन सर बहुत सारे, यहाँ पे भी बहुत सारे पूछे गए थे। ईवीएस पूछा, मतलब वो टॉपिक दे दे रहे हैं हमको, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट पढ़ाना है। तो अब जब हम इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर पीआरटी में दे रहे हैं, तो हम ये मान के नहीं चलेंगे कि हमें क्लास 1 ही मिलेगा। नहीं, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम क्लास 4 को पढ़ाएंगे तो हमें क्या एक्स्ट्रा उसमें देना है, क्लास 5 को पढ़ाएंगे इंटरव्यू में तो हम उसमें क्या एक्स्ट्रा पॉइंट डालेंगे, ताकि उनको लगे कि हाँ ये इनको पता है ये चीज की क्लास 5 में कुछ नया देना है। हर क्लास में टॉपिक्स वही रहते हैं, लेकिन वो थोड़ा 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 एडवांस होते जाते हैं। जी। ये भी एक क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे दिमाग में। तो उन्होंने वो हमेशा मेंशन करते हैं सर इंटरव्यू में कि क्लास 4 को अगर आपको ये पढ़ाना है तो हम्म। आप ये चीज को कैसे पढ़ाएंगे। जैसे मुझे बोला था क्लास 4 को अगर आपको पार्ट्स ऑफ अ प्लांट पढ़ाना है, तो मैं सिर्फ रूट, लीफ, स्टेम, फ्लावर ये इस पे नहीं रुक सकती, हम्म। इससे आगे बढ़ना होगा हमें, है ना। तो मैंने उनको बताया था, मैंने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट डाला था कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है। हम्म। सर यही बात है सर, इंटरव्यू में प्रेजेंस ऑफ माइंड, एवरीथिंग इज सेकेंडरी, आपका ये सबसे जरूरी है। जो आपके पास चीजें हैं, 2 पॉइंट जो मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बताना चाहूंगी, उनके पास सब कुछ होता है, वो इसी तरह से प्लान करते हैं कि बच्चा देख रहा है कि नहीं, इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है कि नहीं। आप जब गए, आप वहां बैठे, आपको इधर उधर देखना है, मतलब ऑब्जर्व करना है। एंट्री मतलब जो गेट से सीट तक का डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस में आपको सब चीज ऑब्जर्व कर लेनी है। फिर आप बैठेंगे, फिर आपका फोकस आपके इंटरव्यू के आंखों में होगा, और उसके बाद जब वो क्वेश्चंस पूछेगा तो जो आपने देखा है उसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये कल आपको आनी चाहिए। तो आपका इंटरव्यू जरूर क्रैक होगा। ये मुझे जो महसूस हुआ, मैंने ये ये इम्प्लीमेंट भी किया बहुत है। ही एकदम, मतलब ये ना बहुत जबरदस्त पॉइंट आपने बोल दिया, क्योंकि मतलब इससे क्लियर पता चलता है कि वो लोग प्रैक्टिकल इंसान को खोजते हैं। कि आप हाँ ऑब्वियसली बच्चे को पढ़ाना अभी भी, अब तो हर चीज में वही है कि आप टॉपिक पढ़ाने जाते हैं तो पहले आप प्रैक्टिकली दिखाइए फिर पढ़ाइए। तो वहां पर अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे आपने लाइट्स वाले अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, या और भी जो आपने बोर्ड पे जाके वो ए लिखाने वाला बताया, तो ये सब तो आपने करवाया, वहां पे प्रैक्टिकल करवाया। तो ये चीजें मतलब एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट मुझे लगता है। 90% बच्चे शायद इस चीज को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, जो उनको लगता है कि उन बच्चे के मन में रहता है कहीं बोर्ड पे ना भेज दे। इंटरव्यू देने जाते हैं उनको डर लगता है कहीं बोर्ड पे ना भेज दे, कुछ लिखवाने ना लगे। तो फिर वो वो, भेजते हैं सर, हाँ, बिल्कुल वो भेजते हैं। नहीं, वो चीज से डरने से अच्छा इस चीज को एज ए अपॉर्चुनिटी अगर हम देखें कि काश हमको बोर्ड पे भेजे, काश हमको हाँ कुछ एग्जांपल्स के लिए बोले, तो हम ये तुरंत ये रिमोट देख के या मोबाइल देख के ये देख के कुछ उनको हम बता दें, तो हम भीड़ से अलग हो जाएंगे। ये सोच लेके जाना चाहिए। तो जो अगर मैंने जो इंटरव्यू दिया, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो अगर कोई मुझे देख रहा है तो इस चीज को वो प्रिपेयर करे।
बोर्ड पे जाके जैसे सर ने भी बोला वो एक टर्निंग पॉइंट हो जाएगा आपके लिए, ये 100% सच बात है। क्योंकि बोर्ड पे जाने के बाद बहुत सारे लोगों की सिट्टी बिट्टी एक तरह से गुल हो जाती है, क्योंकि वहां पे जो इंटरव्यूअर है वो हमारा भी उस्ताद है सर, एग्जैक्टली क्योंकि वो सब एग्जैक्टली। चीज जानता है। अगर आप बोर्ड पे जाने में डर रहे हैं, क्योंकि टीचर का बेस्ट फ्रेंड ब्लैक बोर्ड ही होगा क्लास में और कुछ नहीं होगा, तो वो आपको देखना है कि आप किस तरह से इस चीज को अपने इंटरव्यू में उसको इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट दें कि इंटरव्यूअर को लगे कि इसमें कुछ है, इस इंसान में कुछ है। फिर जो अगला क्वेश्चन होगा वो हर जरूरी नहीं है सर, वो शुरू में ही देख लेते हैं, शुरू में ही पता कर लेते हैं कि इसको हम किस तरह से इंटरव्यू को लीड करेंगे, तो ये किस तरह से फंसेगा। वो उनका एम यही होता है ताकि वो निचोड़ के आपके अंदर का अच्छा अगर निकाल पाए तो निकाल पाए, नहीं निकाल पाए तो आपको फिर नहीं लेते हैं। तो जो 15-20 मिनट का टाइम है, ये सोच के जाना है कि हमें बाकियों से क्या अलग करना है, बाकी लोग जो कर रहे हैं वही हम करेंगे तो क्या अलग है हमारे में, हमें अलग करना है, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। और ये तभी आएगा जब सर थ्योरी पढ़ते पढ़ते ये सब चीजें नहीं आती, कुछ जगह हमें प्रैक्टिकल देना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है। अगर आपके घर में कोई बच्चा है आप उसे पढ़ा लीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ाइए, जैसे आप स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे वैसे पढ़ाइए, तो ये आपके इंटरव्यू में अपने आप ही आएगा। जब उसने मुझे पार्ट्स ऑफ द प्लांट बोला पढ़ाने के लिए, तो मैं ब्लैक बोर्ड पे गई, क्योंकि मैं बैठ के नहीं पढ़ा सकती थी, मैं गई ब्लैक बोर्ड पे। तो उनके पास जो पेन था वो चल ही नहीं रहा था, तो मुझे लगा अब कैसे होगा, तो मैंने बाहर का पेड़ दिखाया, खिड़की के जस्ट बाहर एक पेड़ था, वो मैंने दिखाया। वो एसी चल रहा था तो बंद था सब कुछ, तो मुझे लेकिन पता था कि इसके बाहर पेड़ तो होगा ही होगा। तो मैंने पर्दा साइड करके मैंने बोला सर यहाँ पे एक पेड़ है, इस तरह से हम क्लास के बच्चे को भी नीचे, ईवीएस तो सर बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट है कि आप पार्क में ही पढ़ा दीजिए, बच्चे बहुत आराम अच्छे से से। पढ़ ले आराम से। तो वो पेड़ दिखाया मैंने, वो बताया कि अब इस पेड़ में सर एक कटहल का पेड़ था सर, कटहल भी लगा था हाँ उसमें। हाँ हाँ। तो कटहल के पेड़ को दिखा के मैंने, कटहल को दिखा के मैंने उसको बताया कि ये कटहल जो है ये मतलब मैं, अब जैसे मैं बच्चों को समझाती कि ये कैसे बना, कि हमें, आप ये खा रहे हो आपको पता है कि आपको ये पहले तो क्वेश्चन बच्चों से ये पूछेंगे कि किसको कटहल पसंद है, तो वो बोलेंगे कोई को है कोई को नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने बोला ठीक है, पर आपको दिख रहा है ना आपके सामने एक कटहल का पेड़ है, या मान लो ये आम है, कटहल नहीं तो चलो आम है ना, तो ये बना कैसे, क्या आपने कभी सोचा है ये बना कैसे। ऐसे करके हमें क्लास में जो इंटरव्यूअर है, हमें उसको ये नहीं बताने कि हमें क्या पता है, हाँ हमें उसको ये बताने कि हम बच्चों को कैसे बताएंगे कि उसको ये बात पता चले, ये क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में, तभी वो एग्जैक्ट। आपको सेलेक्ट करेगा। तो इस ये तरह से आप ये एग्जाम। हमारे इंटरव्यू का भी ये पीक लाइन है कि जो भी आपने बोला कि एक, आप जो इंटरव्यू देने गए तो आपको क्या पता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बच्चे को वो चीज कैसे बताते हैं, आपके टीचिंग मेथड से क्या आप बच्चे को समझा पाते हैं वो चीज, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसकी क्लैरिटी होनी ही चाहिए। और हमारे केवी के जो परमानेंट की वैकेंसी होगी उसमें 80% मार्क्स रिटर्न का है, तो रिटर्न तो आपको चाहिए, लेकिन अगर आपका 20% जो इंटरव्यू का मार्क्स है अगर वो नहीं आया तो कहीं ना कहीं आपको उसका नुकसान होगा। तो अगर ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल के इंटरव्यूज हुए, मैं भी सोचती थी ये अपने स्कूल के हिसाब से लेते होंगे, जो उनके स्कूल में कमी है उसको पूरा करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी है सर कि वो भी तो यही फेस करके वहां आए हैं, तो वो चीज भी तो उनके दिमाग में होगा कि जब हम इंटरव्यू लेंगे तो हमारा स्तर वही रहना चाहिए, हमारे रिक्वायरमेंट्स हम अपने आप फुल करेंगे, है ना। तो हमेशा जब भी हम इंटरव्यू दें यही सोच के जाना चाहिए कि ये हमारे लिए एक एक्सपीरियंस है, हम इससे सीखेंगे और हम इसको अपने लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये चीज हमारे दिमाग में होना चाहिए हमेशा। ओके। जी ओके, एक प्रश्न और आपसे कि ये जो पूरा आपका दौर रहा केवीएस का, अभी तक का जो आपका दौर रहा है, दूसरे स्कूल में आप हैं, तो कुछ ऐसा चैलेंज कभी ऐसा जो आपको याद हो, जो बड़ी मुश्किल में आप पड़ गए हो, कई बार कोई टीचर, कोई पेरेंट्स, प्रिंसिपल या कोई गार्जियन, मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, या कोई बच्चे की किसी हरकत की वजह से, या कुछ ऐसी बड़ी चैलेंज आपके सामने कभी आई जिसको आपने रिजॉल्व किया? सर, चैलेंजेस हर दिन कुछ ना कुछ इस तरह के होते हैं, कुछ चैलेंजेस याद रह जाते हैं। जैसे एक बार हुआ था, मैं किसी क्लास में एज ए सब्सटीट्यूशन टीचर ही गई थी, वहां पे दो बच्चे थे आपस में आगे पीछे बैठे थे। मैं हम और सर एक और चीज, जब भी आप सब्सटीट्यूशन टीचर बन के जा रहे हैं तो क्लास में बैठना नहीं है, जाके जो वो पीरियड है जो टीचर एब्सेंट है वो चीज आपको थोड़ा पढ़ाना है ताकि बच्चे बोर ना हो, इस तरह से। तो मैं गई, जब मैंने कुछ पढ़ाया, दो बच्चे थे आपस में कुछ छोटा मोटा कुछ फाइट किया होगा, एक बच्चे को चोट लग गई थी, और बहुत हल्की सी चोट थी, जरा सी चोट थी, पर वो क्योंकि एक प्राइवेट स्कूल था और वो जो बच्चा था उसके पेरेंट्स काफी, प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं आप? हाँ ये प्राइवेट में हुआ था। तो वो टीचर आई, मतलब उनकी जो मम्मी थी उन्होंने मुझसे ना बात करके डायरेक्टली क्लास टीचर से बोला होगा
फिर उसके बाद शायद वो प्रिंसिपल के पास भी आ गई थी। फिर मैं गई, मैंने बोला मैम एक बात बताइए, मैंने अपना बताया उनको कि ऐसी चीज हुई थी। उसके बाद उनको प्रॉब्लम ये थी कि जब मैंने इन दोनों बच्चों को अलग अलग बिठा दिया, तो एक बच्चे को मैंने आगे बिठा दिया था, एक बच्चे को पीछे बिठा दिया था। उनको तो इनको पीछे यही प्रॉब्लम हुई थी। हाँ, उनको यही प्रॉब्लम हुई थी। मैंने कहा मैम, ये तो क्लासरूम में जो टीचर है वो उस हिसाब से डील करेगी ना सिचुएशन, जिस हिसाब से सिचुएशन उसके सामने आएगी। वो मतलब कन्विंस हो गई थी, लेकिन मुझे ये लगा कि ये इतनी छोटी सी बात भी पेरेंट्स के दिमाग में रह जाती है। तो जब भी हम क्लास लेते हैं, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, हमें ये रखना है कि बच्चे तो है ही हैं, साथ में उनके पेरेंट्स भी हैं, तो हमें कुछ ऐसी चीज नहीं करनी है कि पेरेंट्स उसको ये करें। पर सर, जो चैलेंजेस मैंने फेस किए, जो मुझे रियल टाइम में चैलेंज लगा, वो मेरे खुद को लेकर लगा सर। मैं जब मेरा बच्चा छोटा था, तो मैं जब पढ़ाने जाती थी तो मुझे लगता था कि ये मेरा बच्चा, मैं उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम देख रही हूँ, ऐसा लगता था। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए मैंने अपने प्रिंसिपल से बात की, और मैं जिस भी तब क्योंकि कोविड चल रहा था, ऑनलाइन चल रहा था, तो मैं उसको उसी क्लास में बिठा देती थी, अपने साथ ही बिठा देती थी। क्लास 1 की सेक्शंस जो भी लेते थे वो उसको भी पढ़ाते थे। इस तरह से सर मैंने अपना टाइम निकाला। स्ट्रगल बहुत रहा सर, क्योंकि शादी जल्दी हुई थी, और मुझे भी नहीं पता था इतनी जल्दी मेरी शादी हो जाएगी। मेरे को वो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था सर बहुत टाइम तक। तो जब ये हुआ तो मुझे लगा मैंने कुछ किया ही नहीं अपनी लाइफ में। और हमेशा से मैं बहुत एनर्जी वाली बच्ची थी सर, शुरू से बहुत ज्यादा आउटस्पोकन, और बहुत कुछ ना कुछ गाना गाना या कुछ स्पीच देना, ये सब था। मुझे लगा मेरा कहीं रुक गया है। तो जब मेरे फैमिली से सपोर्ट मिला, मुझे मेरे हस्बैंड से सपोर्ट मिला, मेरे पेरेंट्स से भी सपोर्ट मिला, हर किसी ने सपोर्ट किया सर, तो मुझे कहीं ना कहीं एक ट्रिगर मिला। और मैं फिर सर जब निकली तो मैं निकल गई। और उसमें सर अन अकेडमी का मैं मेंशन यहाँ पे देना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं जोशीमठ में पढ़ा रही थी केंद्रीय विद्यालय में, तो मुझे था कि मैं प्रिपेयर कैसे करूँ, मुझे नहीं पता था। तो एक ऐड आया था कहीं से टीवी में, मैंने ऐड ही देखा था, और जब मैंने सब्सक्रिप्शन लिया, मैंने कोई कोड नहीं डाला था, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब आपने कुछ नहीं पता डिस्काउंट था। नहीं लिया था आपने? कुछ नहीं लिया, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने जब सब्सक्रिप्शन लिया, वो कुछ नॉर्मल छोटा सा डिस्काउंट रहता होगा वो मिला था, लेकिन कोई कोड वोड नहीं लगाया था मैंने। तो जब मैंने अन अकेडमी ज्वाइन किया, बैचेस मैंने अटेंड करना स्टार्ट किया, और मैं देखने लगी। सबसे पहले शरद सर से जुड़ी थी सर मैं। अच्छा। शरद सर ने सर आपका नाम बताया था, दीपक सर का नाम, मतलब आपका सा नाम बताया था। फिर मैंने आपसे जब से जुड़ी हूँ सर, अभी तक मैंने आपको छोड़ा नहीं है सर। ये होएगा ही नहीं, क्योंकि सीटीपी ऐसा सब्जेक्ट है कि हम उसको कितना ही पढ़ ले वो कमी है। जी। हर दिन कुछ नया इस तरह का होता है। तो चैलेंजेस सर यही था कि किस तरह मैं अपने इस पढ़ाई के लिए टाइम निकालूं। स्कूल भी देखना है, घर भी देखना है, और पढ़ाई भी करनी है। तो यहाँ पे भी मैं एक कुछ बताना चाहती हूँ अपने जी। फ्रेंड्स को, क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा लगा कि मैंने महसूस किया क्लासेस करते जी। करते। जी। मैं क्या करते हैं सर, बच्चे को मैंने देखा है सुबह 10 बजे की क्लास में भी आ गए, 11 भी आ गए, 12 भी आ गए, 1 बजे भी आ गए, 2 बजे भी आ गए। इतना सारा पढ़ लेते हैं, पता नहीं वो सेल्फ स्टडी करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि मैंने जब बैच स्टार्ट किया तो मुझे लगा ये सारी चीजें अगर मैं पढ़ने लग गई एक साथ, तो मैं कैसे इसको दिमाग में रखूंगी। रिटेन करना भी तो इम्पोर्टेंट है, रिटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप कुछ तैयारी कर रहे हो। तो फिर मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई, मैंने 2-2 सब्जेक्ट करके प्लान किया कि आज मुझे मतलब 1 महीना है मेरे पास, और 2-2 सब्जेक्ट जिसमें मेरी कमजोरी है। इंग्लिश ठीक ठाक है तो मैं बहुत ज्यादा उस पर नहीं फोकस कर रही हूँ, लेकिन हाँ जीके, जीके बहुत वीक है। तो जीके मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, एक एक मॉडर्न हिस्ट्री, और चंचल सर और डिम्पी मैम का ज्योग्राफी, ये सब मिला के 2-2 सब्जेक्ट करके सर 3-4 महीने हो गए, मैंने काफी तैयारी कर ली है अब। और वही मैं अगर सब साथ में करती रहती तो मुझे नहीं पता मैं कर पाती कि नहीं, मेरे दिमाग में वो चीज रहती कि नहीं। तो जब भी हम पढ़ते हैं, हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि हम खाली पढ़ने के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हमें उसको एग्जाम में रिटेंशन रखना है दिमाग में, और उसको निकालना है एग्जाम के पेपर में। कल भी एक क्वेश्चन आपने कराया था सर, जिसमें एक बच्ची है सुनीता, जो एग्जाम जाती है और भूल जाती है, सारी तैयारी उसकी वहीं की वहीं रह जाती है, इमोशनल इम्बैलेंस की। ये एग्जाम्पल मेरे दिमाग में घुस चुका है, ये मुझे नहीं करना है अपने साथ। तो हर बात में मुझे ये याद आता रहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्लान ऐसे करिए कि जो आप पढ़ रहे हैं वो रहे, ये मेन होना चाहिए आपका फोकस। ये मेरा एक बहुत बहुत ही मतलब बेहतरीन आप बोल रहे हैं। आपने अभी शरद सर का भी नाम लिया। वो बहुत जबरदस्त इंग्लिश पढ़ाते हैं, और वो मतलब उनको पता है कि यूथ से कैसे कनेक्ट किया जाए, क्योंकि आज के जनरेशन को पढ़ाना ही एक चीज नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ उनसे इमोशनल अटैच होके उनको समझा देना उनको बहुत अच्छे से आता है। और बहुत बेहतरीन टीचर हैं। अच्छा हुआ कि आप सबसे पहले उनसे मिले, बाकी हर टीचर अन अकेडमी पर बहुत बेहतरीन है। आपने चंचल सर का भी नाम लिया, डिम्पी मैम का भी नाम लिया। हर टीचर अपने आप में बहुत ही ऊर्जा के साथ, इवन हम लोग एक दूसरे से बहुत सीखते हैं, और यही यहाँ पे कल्चर है। और आज जो आपने केवीएस के बारे में शेयर किए, ये चीजें हमें भी मोटिवेट कर रही हैं।
सारे टीचर्स को मोटिवेट कर रही है। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं, देखिए सीखने का इंसान कभी भी किसी से सीख सकता है। अभी आपने बोला कि आप टीचर केवीएस में हैं, फिर भी आप सीखने के नेचर से हैं। आज आप मेरी स्टूडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी इस बात का प्राउड है कि केवीएस की टीचर है, एग्जिस्टिंग टीचर है, वो मेरी स्टूडेंट है। लेकिन सिर्फ ये प्राउड वाली बात नहीं है, आपके कल्चर से मैंने क्या सीखा। और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि दीपक हिमांशु अनअकैडमी का टॉप एडुकेटर है, वो निशा तिवारी की स्टूडेंट है, उससे कुछ सीख रहा है। ये कोई प्राउड वाली बात नहीं है। बहुत चीजें आपने देखी है, आपने अपनी लाइफ देखी है, मैंने अपनी लाइफ देखी है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके कल्चर से सीख के अगर मैं उसका इम्प्लीमेंट 5-10% भी कर दिया तो शायद मैं और बेटर हो जाऊंगा। तो ये हर इंसान को जानना है कि अपने ईगो लेवल को, अपना जो एक कहीं ना कहीं दिमाग में बैठा हुआ है कि यार मैं, ये सब चीज को हटा के आप बेटर बनने की कोशिश करिए दिन प्रतिदिन। और जो बात करते समय भी आपको जो भी लगा होगा, कितना इन्वॉल्व रहती है निशा बात करते में, उन चीज वैसे अपने नेचर को रखिए। लास्ट क्वेश्चन, इस इंटरव्यू को हम पूर्ण विराम देंगे। निशा तिवारी जी, इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है। आपने कहा कि आपका नेटिव आ रहा है, बिहार है। जितने भी नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं, खास करके बिहार, यूपी, एमपी इत्यादि, झारखंड, इन लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी इंग्लिश कैसे अच्छी हुई? और जो बच्चे इंटरव्यू देने जाएंगे तो कहीं ना कहीं इम्प्रेस होते हैं टीचर्स, हम मतलब कैसे हम अपनी इंग्लिश, क्योंकि हम कितना भी भारत माता की जय हम करें कि नहीं, हमारा हमारा हिंदी है, लेकिन मैं उस चीज का सम्मान करता हूँ। मैं खुद भी अब्रॉड में काम किया हूँ, लेकिन आज भी मैं अपनी देसी हिंदी बोलता हूँ, अपने शौक से बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे आती नहीं है, मुझे सब आती है, लेकिन मैं बोलता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जब जिस जनरेशन में आप हैं, तो यू हैव टू एग्जिस्ट इन एवरी सिचुएशन। तो हम कैसे अपने आप को इंग्लिश के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उतना तैयार कर लें कि कल को किसी जॉब में उनको कहीं पर मतलब लैंग्वेज के कारण ये पीछे ना होना पड़े। हाँ सर, इंग्लिश एक ऐसा मतलब एक लैंग्वेज सर, हिंदी लैंग्वेज हो चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, कम्युनिकेशन हम कर क्यों रहे हैं हमें ये पता होना चाहिए। अगर हमारी लैंग्वेज पे पकड़ है तो हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो इफेक्टिव हो जाएगा। ये जी तो एक मूल मंत्र है। लेकिन इंग्लिश को कैसे बढ़ावा देना है, मेरा भी सर बैकग्राउंड बिल्कुल इंग्लिश नहीं है। अभी भी मेरी मम्मी भोजपुरी में बात करती है घर में, जी हम हिंदी में बोल रहे हैं वो भोजपुरी में जवाब देती हैं, मेरे एग्जैक्टली। पापा हिंदी में जवाब देते हैं। लेकिन मेरे घर का माहौल कभी भी इंग्लिश वाला नहीं था। और जो बच्चे थे, किसी के घर में इंग्लिश का ही माहौल है, घर में वही सुन रहे हैं, वही सीख रहे हैं। तो ये माहौल का डिफरेंस तो था ही। दूसरी बात, जो जिस स्कूल में मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया, मम्मी पापा ने, वो एक प्राइवेट स्कूल था, नेवी से थे, तो नेवी वाला ही स्कूल था, नेवी चिल्ड्रन नाम है उसका, नेवी चिल्ड्रन जैसे आर्मी स्कूल हुआ। तो उस स्कूल में इंग्लिश बहुत ज्यादा यूज होता था, क्लासरूम में इस तरह यूज होता था। फिर भी सर क्लास 8 तक मैं नहीं थी अच्छी, मेरे 25 में 17-18 नंबर आते थे, 17-18 नंबर ऐसे ही आते थे। एक दिन एक मैम आई, कोई बोर्ड हाफ ईयरली का एग्जाम हुआ, उसमें मुझे 81 मार्क्स आए 100 में से। और क्लास में सभी बच्चों के बहुत खराब मार्क्स आए थे, बहुत अच्छा। ही खराब मार्क्स आए थे, बहुत ही ज्यादा, और मेरे उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। ओके। तो जब मैम ने ऐसे मुझे आके खड़ा करवाया क्लास में कि प्लीज सब इसके लिए क्लैप कीजिए, ऐसे ऐसे करके हुआ, तो मेरे को मैं आसमान में सर कहीं उड़ रही थी शायद, तो मुझे इतना अच्छा लगा। उस दिन से सर वो एक मोटिवेशन की तरह काम किया मेरे लिए। मेरा वो सब्जेक्ट फेवरेट हो गया, उस सब्जेक्ट में मैं और मेहनत करने लग गई। घर में इस्तेमाल करने का सर कोई सच फायदा नहीं था, पर मैं अपने भाई से बात कर सकती थी। पर धीरे 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 जिस तरह से इंटरेस्ट बढ़ता गया, मैं उसी लैंग्वेज में सर एक तरह से सोचने भी लग गई थी कि इसमें मुझे कैसे बात करना है। हर जगह अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है ना, तो उसको यूज करना है, प्रैक्टिस से ही वो लैंग्वेज आएगी, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। तो उसको मैं हर जगह यूज करने लगी, घर में, फैमिली में, जहाँ पे भी मुझे लगता था गलत बोलूं सही बोलूं, इररिस्पेक्टिव, हमें ये नहीं सोचना है कि हम गलत बोल रहे हैं। हम गलत भी बोलेंगे, कोई हमें करेक्ट कर देगा जिसे पता है, और फिर वो जो करेक्ट करेगा ना, वो हमारे दिमाग में बैठ जाएगी बात कि हाँ ये इस तरह से होना चाहिए। एक रूल मुझे कभी किसी टीचर ने बचपन में बताया था, आज भी जब मैं किसी को इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैं सबसे पहले वही रूल बताती हूँ, मुझे वो याद है अभी तक, क्योंकि इस तरह से ही होता है सर। तो एग्जैक्टली। उसको अपने लाइफस्टाइल में डालिए। क्लासरूम में अगर आप पढ़ा रहे तो वो हर जगह, वो बाहर भी बच्चे घूम रहे हैं, वहां भी इंग्लिश में बात कीजिए, तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी सर। 12th स्टैंडर्ड में सर मैं ये बात बताना चाहूंगी, मुझे भी नहीं उम्मीद थी, मेरे बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं थे, 88 थे 100 में से बोर्ड्स में, पर वो मेरे स्कूल के हाईएस्ट थे। मैंने अपने स्कूल में इस सब्जेक्ट में टॉप किया था बोर्ड एग्जाम में, वो भी एक मोटिवेशन का काम किया। फिर मैंने अपने पढ़ाई वढ़ाई की, ये सब किया, धीरे 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 सर प्रैक्टिस से ही ये चीजें आती है। तो अगर बच्चे प्रैक्टिस करेंगे तो उनका हो जाएगा। जी जी, बहुत बढ़िया निशा, आपने केवीएस के बारे में बहुत सारी चीजें बताई। आपने सबसे पहले बताया कि कैसे केवी में हम एंट्री मारेंगे, या कैसे कोई एक टीचर बन सकता है। इंटरव्यू क्वेश्चंस बहुत सारे आपने बताए, उसके बाद उसका पूरा प्रोसेस बताया, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं वो बताया।
उसके अंदर का कल्चर कैसे होता है वो बताया, अपना इमोशनल मेंटल फिजिकल स्टेटस कैसा होना चाहिए वो सब बताया। इतने कम समय में इतनी सारी बात, तो मुझे लगता है कि मैं कभी अगर डिमोटिवेट हूं तो शायद मुझे भी यह वीडियो देख लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है। मैं सारे जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आज मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा, और अपने आप को स्पेस दीजिए, मतलब अपने माइंड को थोड़ा खाली करके कुछ आने के लिए स्पेस दीजिए। मन में मत भरे रहिए हमको तो सब पता है, हम सुन रहे हैं, उस नेचर से मत सुनिए। आप इस नेचर से इस चीज को अगर हो सके तो एक बार फिर से देखिए कि आने देना है। पहले चीजों जो भी चीजें बोली गई है उस चीजों को पहले अंदर ले जाइए, उसको एनालिसिस करिए, फिर आप अपने हिसाब से उसको डील करिए। अगर शुरू में ही हम ये बांध के रखेंगे, अगर मैं यहाँ पर ये बांध के बैठता कि अरे मैं तो एडुकेटर हूँ, मैं इसका इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो शायद मैं भी इतना कुछ नहीं सीख सकता जो मैं भी कल से मैं अपने पढ़ाई में इम्प्लीमेंट कराऊंगा। इनफैक्ट एवरीडे हम वो चीज सीखते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं अपने नेचर में, अपने बिहेवियर में। मैं आपको बताता हूँ निशा जी, मैंने जब से टीचिंग स्टार्ट की वहां से आज तक मैंने खुद में बहुत इंप्रूव किया है। मैं खुला बोलता हूँ आपको, आप जाके मेरा 3 साल पहले का अनअकैडमी पे वीडियो देख लीजिए और आज का वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत फर्क नजर आएगा। तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं पहले से ज्यादा बेटर टीचर अभी हूँ, और कल और भी बेटर होऊंगा, 2 महीने बाद और भी बेटर होऊंगा। अब इससे किसी को पछतावा हो कि मैं 4 साल पहले पढ़ा तो मैं शायद उस दीपक हिमांशु से नहीं पढ़ पाया, तो ये अलग बात है। लेकिन मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि आज जो आप जिस दीपक हिमांशु से पढ़ रहे हैं, 6 महीने 1 साल बाद और भी भयंकर टैलेंटेड दीपक हिमांशु से पढ़ेंगे। तो ये अपने अंदर होनी चाहिए। अपने आप को बॉस कहना, अपने आप को बड़ा कहना या अपने आप को संपूर्ण कहना बहुत बड़ी बेवकूफी है। ये जो लर्निंग है, ये मतलब एक दरवाजा माइंड का ये खुला रखना है, तब आपके अंदर चीजें जाएंगी। विश्लेषण करिए, जरूरी नहीं कि आपके लिए सब कुछ इंपोर्टेंट ही हो या सब कुछ आपके लायक ही हो या सब कुछ आपके लिए कॉन्वीनियंट ही हो, लेकिन जहां तक हो सकता है उसको ले जाइए, एनालिसिस करिए, फिर डिसीजन लीजिए। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम अंदर ही नहीं जाने देते, हमारे दिमाग में पट्टी बैठाए हुए कि हमको तो आता है, हमारा तो ये वे है। जैसे आप कोई अगला लाइन बोले तो उनके दिमाग में अपना लाइन चल रहा है कि नहीं नहीं हमारा तो ऐसा है, हम तो ऐसा, तुरंत वो उस चीज से अपने आप को पीछे कर लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। चीजें कहाँ पर आप किस जगह पर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो कभी भी आपके साथ कोई भी, जैसे अभी आप निशा जी ने लास्ट में बोला कि बचपन की कोई चीजें आज भी स्ट्राइक करती, मैं भी आपको एक चीज बताता हूँ। जब मैं पढ़ाता हूँ तो फिजिकल क्या कहते हैं जो डेवलपमेंट पढ़ाता हूँ, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है इन्फेंसी में, वो सेंस ऑर्गन से होता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, तो मुझे टीचर ने बचपन में 3 क्लास में रटवाया था कि आंख कान नाक जीभ त्वचा, ये रटवाया था कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, आंख कान नाक जीभ त्वचा। मुझे ऐसा वो मतलब क्यों क्यों मैं रट पाया था, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ बोल दिया, बाल कान कुछ ऐसा बोल दिया उल्टा पुल्टा, तो उन्होंने मतलब खड़ा किया या जो भी किया, वहां पे मुझे खड़े करके बोर्ड पे जाके 10 बार बुलवाया था। 3 क्लास की बात है। तो आज भी मैं जैसे ही पढ़ाने जाता हूँ एकदम से बोल देता हूँ। तो बच्चे इन्फेंसी में सेंस ऑर्गन से सीखते हैं, और हमारे 5 सेंस ऑर्गन से आंख कान नाक जीभ त्वचा। अगर आप मुझे उल्टा बोलिएगा आंख जीभ कान, फिर मैं गड़बड़ा जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें हैं जो किसी न किसी थ्रू आपके दिमाग में है, उसका भी इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं, उसको भी रख के कर दो। और कौन सा चीज कब स्ट्राइक कर जाए हम नहीं जानते। बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी। मैंने जितना सोचा था उससे बहुत ज्यादा समय मैंने आपका ले लिया, और आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया अनअकैडमी को, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आज हमारा ये जो इंटरव्यू रहा है, मुझे लगता है कि आज से 10 साल 20 साल बाद, या जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो किसी जॉब में चले जाएंगे, तभी जब वो इस वीडियो को यूट्यूब पे देखेंगे तो वो भी इस उस जनरेशन में भी इस चीज से कुछ सीख पाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारी तरफ से, अनअकैडमी के सारे टीचर्स की तरफ से। जिन टीचर्स का आपने नाम लिया उनका विशेष आशीर्वाद मैं आपको भेज रहा हूं उनकी तरफ से, और अनअकैडमी की पूरी टीम की तरफ से मैं आपको बहुत सहृदय धन्यवाद देता हूं। और आगे आप जैसे टीचर ही चाहिए दुनिया को, और आप खूब आगे बढ़िए अपने घर में, अपने परिवार का सबका नाम रोशन करिए। आपके पिताजी को मैं प्रणाम करता हूँ, घर में माताजी को प्रणाम करता हूँ, आपके पतिदेव को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने आपको इतना मौका दिया और इतना आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सो मच सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर। मैंने भी नहीं कभी उम्मीद किया था, मैं देखती तो थी हर संडे इंटरव्यूज, लेकिन जी। मुझे नहीं पता था कि इस संडे मैं भी इंटरव्यू दे रही होंगी। बहुत अच्छा लगा सर, ये भी एक मोटिवेशन है सर मेरे लिए बहुत ज्यादा। और मैं जो चाहती हूँ, भगवान करे बाकी बच्चे भी जो चाहते हैं हम सब उसको अचीव करें और आपको और प्राउड फील कराए सर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। थैंक बहुत यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, आप लोग देख रहे थे निशा तिवारी के साथ हमारा इंटरव्यू। अगले वीकेंड और भी कुछ स्पेशल वीडियो के साथ हम आपके बीच में आएंगे। तब तक अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटें। मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।